Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें प्रोसेसिंग कैसे होता है। जो इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्रीज है, जो स्टील मेकिंग इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, वो काम कैसे करती है। ठीक है, अभी ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये इकोनॉमी को बेनिफिट कैसे पहुंचाती है या इकोनॉमी इसकी वजह से बूस्ट कैसे होती है। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग समझेंगे कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्रीज को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी क्यों बोला जाता है। जो इंडस्ट्रीज है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। इंडस्ट्रीज के वजह से पोल्यूशन भी होता है। ये पोल्यूशन को भी हम लोग ये चैप्टर में देखने वाले हैं कि जो पोल्यूशन है, कौन सी इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती है, गवर्नमेंट उसको टैकल कैसे करती है। अभी जो इंडस्ट्रीज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होते हैं, ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में अगर रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज होती है, वो रेवेन्यू जनरेट तो करती है, इकोनॉमी को भी डेवलप करती है और स्पेसिफिक एरिया का भी डेवलपमेंट का काम ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करती है। ठीक है, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के टाइप्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल टू द मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल मतलब क्या हो सकता है, अगर कोई भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करें, रॉ मटेरियल अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। अभी कॉटन जो रॉ मटेरियल, उसको आगे प्रोसेस करके फिनिश गुड्स क्या बनाया जा रहा है, शर्ट बनाया जा रहा है जो आप पहनते हो। ठीक है, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में किसी भी रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अभी कॉटन का हो गया, शुगर केन का एग्जांपल। शुगर केन जो है, ये एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट आता है शुगर केन, तो ये रॉ मटेरियल शुगर फैक्ट्रीज में आता है शुगर केन, फिर उसके बाद शुगर केन का शुगर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल बनाया जाता है, इथेनॉल बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें उसकी प्रोसेस की जाती है, तो ये क्या हो जाता है, फिनिश गुड्स हो जाता है। इट कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि जो इकोनॉमी में जो सेक्टर्स होते हैं वो तीन इसमें डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में मतलब सारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। सेकेंडरी में सारा मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा, मतलब सेकेंडरी में ऐसे इंडस्ट्रीज आएंगे जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये रॉ मटेरियल, उसके वैल्यू एडिशन होता है जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है और फिर वो बाद में कंज्यूमर्स को बेचा जाता है। प्राइमरी मटेरियल, फिनिश गुड्स। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किससे काउंट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्री में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, डेवलप होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल चाइना, अभी चाइना का एग्जांपल देखो, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए चाइना वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को क्या करता है, गुड्स एक्सपोर्ट करता है। इसलिए आज चाइना क्या है, एक सुपर पावर कंट्री है जो यूएस को भी टक्कर देने की ताकत रखता है। ये बात समझ में आ रही, तो ये यूएसए को टक्कर कैसे दे पा रहा है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वर्ल्ड में सारे कंट्रीज को वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसका एक इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस क्या होता है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी चेंज कर देता है और सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कैसे जो इकोनॉमी थी उनकी बूस्ट होने लग गई और उनका धीरे धीरे सोशल स्ट्रक्चर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से चेंज होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, अगर एक छोटे से गांव में एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो गांव डेवलप होता चला जाता है, मतलब वो गांव डेवलपमेंट की साइकिल में आ जाते हैं। किसकी वजह से आता है, इंडस्ट्रीज की वजह से आता है। इंडस्ट्रीज आने की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इंडस्ट्रीज के आने की वजह से बहुत सारी सर्विसेज वहां पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जमशेदपुर तुम देख सकते हो, जमशेदपुर एक छोटा सा गांव था, वहां पे जब टाटा ने अपना स्टील प्लांट बना तो जमशेदपुर एक बड़ा अच्छा सिटी बन गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग, पहला इंपॉर्टेंस क्या है इसका, जो मैन्युफैक्चरिंग है ये क्या करता है,
एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रीज होती है ये मशीन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज होती है बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है, ट्रैक्टर भी चाहिए होगा एग्रीकल्चर में, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है वो क्या कर रही है, बाकी सेक्टर्स को काम में मदद कर रही है। They reduce the heavy dependence of the people on agriculture income। अभी ये इंडस्ट्रीज की वजह से जो लोगों का जो एग्रीकल्चर इनकम पे डिपेंडेंस है वो कम हो गया। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, और यही काम की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो इंडिया में बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है उससे शिफ्ट कहाँ हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस पे हो रहे हैं। मतलब जिनको कंसिस्टेंटली इनकम मिलेगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पोवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। अब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लोगों को काम मिलता है, 365 डेज उनको काम मिलता है, उनकी एक हाथ में एक ठीक ठाक सी सैलरी उनको मिल जाती है, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करते हैं और वो अनएम्प्लॉयमेंट से और गरीबी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ये कितने काम या कितना एक इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। अब रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब क्या, इंडिया में कुछ स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप है, कुछ स्टेट जो है वो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, अभी जो भी इंडिया में जो भी डेवलप स्टेट है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र देख लो, कर्नाटक देख लो, तमिलनाडु देख लो, ये सारे स्टेट में इंडस्ट्रियल बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल बेस मतलब ऐसे जगह पे अगर तुम जो ऐसे स्टेट है जहां पे बैकवर्डनेस ज्यादा है या डेवलपमेंट बहुत कम है, वहां पे इंडस्ट्री अगर आप सेटअप कर दोगे तो इससे भी क्या हो जाएगा, वो लोगों का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करती है। जो रीजन है उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो डिफरेंसेस को कम करने का ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काम करती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट क्या है, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स विद अ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। India's prosperity lies in increasing diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। अभी जो भी इंडस्ट्रीज है जो एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, एक्सपोर्ट मतलब एक कंट्री से गुड्स जब बाहर के कंट्री को बेचे जाते हैं उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। अभी कंट्री प्रॉस्परस कब बनेगी, उसके पास पैसा कब आएगा, जब वो अपने गुड्स बाहर की कंट्रीज को बेचेंगे। अगर इंडिया के गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडियन रुपीज में, बाहर डॉलर में सेल हो रहे हैं, तो ज्यादा पैसा अपने को मिलेगा। जो कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस करती है वो प्रॉस्परस होते चले जाती है। एग्जांपल चाइना आज सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में है, ज्यादा इंडस्ट्रीज चाइना में है, चाइना पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है, तो आज चाइना क्या है, प्रॉस्परस कंट्री में आता है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स मच फॉरेन एक्सचेंज। अभी फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो वो उसकी करेंसी अपने को क्या करती है, एक्सचेंज में देती है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपने गुड्स बेचे यूएसए को, तो यूएसए क्या करेगा, पैसे के फॉर्म में क्या देगा, डॉलर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसको डॉलर या बाकी जो करेंसीज होती है इसको क्या बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है। तो जैसे कंट्रीज इंडिया अगर बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करेगी, ठीक है, यूएस के साथ ट्रेड करेगी, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करेगी, तो इंडिया के पास क्या आएगा, उनका पैसा आएगा, एक फॉरेन एक्सचेंज, एक इनकम यहाँ पे इंडिया के पास आ जाएगा। तो ये इंडस्ट्रीज जो होती है क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज भी लाने का काम करती है। ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक जगह को डेवलप करने का काम करती है, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने का काम करती है। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के। ये बात समझ में आ रही सबको? अभी नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। अभी इसका क्या मतलब होता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो अलग अलग काम नहीं करते, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब कैसे, अभी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। रॉ मटेरियल मतलब क्या बताया था मैंने, जो रॉ मटेरियल लगता है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ये सारा रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। एग्रीकल्चर से और क्या आता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या आता है, पहले ही डिस्कस किया हम लोगों ने, शुगर केन आ रहा है। ठीक है, शुगर केन के बाद कॉटन आ रहा है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है। तो ये एग्रीकल्चर जो है ये क्या करता है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। और इन एक्सचेंज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को क्या प्रोवाइड करती है, मशीनरी प्रोवाइड करती है, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिससे ये एग्रीकल्चर अच्छे से होता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो दोनों जो है वो क्या है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग काम नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू द एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो एग्रो इंडस्ट्रीज है, मतलब जो शुगर फैक्ट्री या एग्रो इंडस्ट्री है, मतलब एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज
जो एग्रीकल्चर पे टिके हुए हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है वही एग्रो इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो पैसा इनको भी मिल रहा है और उनको भी मिल रहा है। इंडस्ट्रीज यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होता है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है अपने फैक्ट्रीज में। इंडस्ट्री सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, और इंडस्ट्री इन टर्न क्या सेल करती है, इरिगेशन पंप्स उनको सेल करती है, फर्टिलाइजर सेल करती है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पाइप सेल करती है, मशीन्स मतलब ट्रैक्टर्स जैसे, थ्रेशर्स जैसे जो मशीन्स होते हैं, ये इंडस्ट्रीज को सेल करती है, एग्रीकल्चर को सेल करती है, फार्मर्स को सेल करती है। इससे क्या हो जाता है, दोनों का काम होता है और दोनों क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। अभी सेल्फ सफिशिएंसी मतलब क्या, इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो इंडिया का जो डिमांड है, इंडिया की जितनी जरूरत है फूड ग्रेन्स की, वो पूरा करता है। पर आज ऐसी जरूरत नहीं कि बस सेल्फ सफिशिएंसी मेंटेन करके काम होगा। आज इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को क्या होना जरूरी है, एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। एफिशिएंट मतलब क्या, कम टाइम में ज्यादा काम करना, वेस्टेजेस कम होना, और कॉम्पिटिटिव मतलब क्या, जो इंटरनेशनल जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में अपने इंडस्ट्रीज को कम्पीट करते आना चाहिए। मतलब सेल्फ सफिशिएंसी बस आज करना जरूरी नहीं है, तुमको ज्यादा एफिशिएंट भी होना है, प्रोडक्टिव भी होना है, और इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुमको अपने प्रोडक्ट्स बनाना है, ठीक है। आवर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट बी एट पार विद द क्वालिटी ऑफ दोज एट द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो यूरोपियन यूनियन अपने जो गुड्स बना रहे, जो यूएसए अपने गुड्स बना रहे, उसके हिसाब से उसको टक्कर देने वाले गुड्स इंडिया ने भी बनाने चाहिए, ठीक है। तो आज सेल्फ सफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, आज इंपॉर्टेंट हो जाता है इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्वालिटी। ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट। अभी ये दोनों चीजें जब फुलफिल हो जाती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए से टक्कर ले सकते हैं, चाइना के प्रोडक्ट से टक्कर ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, जब अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। अभी नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। अभी जो इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट करती है, इंडस्ट्रीज की वजह से जीडीपी कैसे बढ़ता है, ठीक है। अभी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट पहले तो जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को पैसा मिलता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। अभी जो इंडस्ट्रीज होती है वो प्रोडक्ट बनाती है, उनके जो भी गुड्स होंगे, शुगर इंडस्ट्री शुगर बना रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन बना रही है, ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्री आयरन बना रही है। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, बाहर सेल होते हैं, तो उसकी वजह से इनकम आता है, पैसा होता है। तो इसके वजह से इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी डेवलप कैसे होती चली जाती है, ठीक है। Over the last 2 decades, the share of the manufacturing sector has stagnated at 17% of the GDP out of the total 27% of the industry. मतलब कब का डेटा दिया हुआ है ये, लास्ट के 20 सालों से, 20 इयर्स से क्या होते जा रहा है, ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो गया, एक 17% पे रुक चुका है, ठीक है, आउट ऑफ द 27% ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्रीज का जो 27% जो शेयर है, उसमें से 17% जो है वो किससे आ रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, ठीक है। परसेंट ऑफ द इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% ऑफ द माइनिंग क्वेरिंग, और जो 10% है वो किससे आ रहा है, माइनिंग से आ रहा है। किससे आ रहा है, माइनिंग से। माइनिंग मतलब जो रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, उसको बोला जा रहा है। तो ये 20 साल का जो डेटा दिया है, मतलब ये 17% ही मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, बाकी 10% है वो माइनिंग से आ रहा है। दिस इज मच लोअर एज कंपेयर टू द सम ईस्ट एशियन कंट्रीज। अभी ये जो परसेंटेज दिया है, ये परसेंटेज बहुत कम है। जब हम दूसरे कंट्रीज की, ईस्ट एशिया में बात करते हैं, बाकी कंट्रीज की, उसके कंपैरिजन में इंडिया बहुत पीछे चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, वेयर इट इज 25 to 35%। अभी बाकी कंट्रीज में परसेंटेज कितना है, सीधा 25-35% चला जाता है, और इंडिया का कितना है, बस 17% है। मतलब ये फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट एज मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। अभी जो ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग का, पिछले सालों से देखा जा रहा है वो 7% पर ईयर हो रहा है, ठीक है। पर एनम मतलब पर ईयर होता है, ठीक है। हर साल जो एक अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो 7% से ग्रोथ ले रही है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। और डिजायर्ड मतलब ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है कि अगले 10 सालों में ये जो 7% का ग्रोथ रेट है वो सीधा कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, ठीक है। With the appropriate policy intervention by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. अभी ऐसा प्रेडिक्शन हुआ है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट में एफिशिएंसी बढ़ा दी, अपनी टेक्नोलॉजी पे अच्छा काम किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया, तो ये जो 12% का ग्रोथ रेट है उससे भी आगे बढ़ के अपना ग्रोथ रेट हो सकता है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। अभी ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, इसका क्या नाम है, एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। मतलब इंडिया में एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, इंडिया में ज्यादा अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स आने चाहिए, इफिशिएंसी वाले, अच्छे क्वालिटी वाले। इसका ख्याल कौन रखता है, एनएमसीसी रखता है, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियल
लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अभी इंडस्ट्री, अगर आप लोग इंडस्ट्री फॉर्म करोगे, कोई भी अगर इंडस्ट्री आपको बनानी है, तो इंडस्ट्री बनाने के लिए आप कुछ फैक्टर्स कंसिडरेशन में लोगे कि उसकी जगह कौन सी होनी चाहिए, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनने के बाद फिनिश गुड्स को हम भेजेंगे कैसे, ट्रांसपोर्ट का आप जुगाड़ करोगे, बहुत सारी चीजों का अपने को क्या करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। इन्फ्लुएंस बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। अभी जो इंडस्ट्री का जो लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री की लोकेशन की बात कर रहे हो, आपको अगर किसी इंडस्ट्री आपको बनानी है, फ्यूचर में आप बिजनेसमैन बन जाते हो और आपको इंडस्ट्री बनाना है, तो आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे। पहला तो आपके फैक्ट्री को रॉ मटेरियल कहां से आएगा, रॉ मटेरियल के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना लगेगा, किसका खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना लगेगा। अभी ट्रांसपोर्ट के खर्चे के बाद आपके पास लेबर वहां पे अवेलेबल है कि नहीं, जो वर्कर्स है वो वर्कर्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। ज्यादा वर्कर्स होंगे तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, लेबर का अगर शॉर्टेज होगा तो आपको लेबर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद कैपिटल, आपके पास पैसा कितना है, ठीक है, आपको पैसे का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो बिना पैसे के चलता हो, ठीक है। उसके बाद पावर, पावर मतलब फ्यूल लगेगा आपको, ठीक है, फ्यूल वो कोल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ये पावर का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो पानी पे तो चलेगी नहीं, आपको फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पेट्रोल डीजल कुछ तो चाहिए। फिर उसके बाद मार्केट, आपके इंडस्ट्री से मार्केट कितना दूर है, कितना पास है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। प्रॉब्लम, रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस। अभी ये इंडस्ट्री बनाने में प्रॉब्लम क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, ये सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, ये सारे फैक्टर्स एक ही जगह पे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स की हम जब बात करते हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलना, एक जगह पे अवेलेबल होना, ये एक बहुत बिजनेसमैन के लिए बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। की डिसीजंस टू द फैक्ट्री लोकेशन, लीस्ट कॉस्ट, मतलब जो फैक्ट्री का जो डिसीजन है, मतलब फैक्ट्री का ये सारे जो तुमको डिसीजन लेने, उसमें हर एक चीज में लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए। लीस्ट कॉस्ट मानना चाहिए मतलब कम से कम खर्चा उसको लगना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अभी जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होते हैं वो भी इंडस्ट्री का काम कैसे चलना चाहिए, इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, वो मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो बैकवर्ड स्टेट्स में या बैकवर्ड जगह पे इंडस्ट्रीज को ज्यादा फेवर करती है। मतलब इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कि आप जो इंडिया की जो बैकवर्ड स्टेट्स है वहां पे जाके अपनी इंडस्ट्री चालू करें, जिससे कि वो बैकवर्ड स्टेट्स है वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, काम मिले, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा, वो एरिया का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी जो पॉलिसीज होती है उसके हिसाब से फ्रेम करती है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी इनपुट, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक इंडस्ट्री बनाने के लिए 4 फैक्टर्स लगते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब वर्कर्स आपको लगेंगे, कैपिटल मतलब पैसा, और एंटरप्रेन्योर मतलब आपको बिजनेसमैन लगेगा जो अच्छे से काम करे, ठीक है। अभी इसमें भी देखो इंडस्ट्री काम कैसे करती है। इंडस्ट्री को इनपुट चाहिए, इनपुट चाहिए मतलब क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के बाद ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपके पास खुद की जमीन होनी चाहिए जिसपे आप फैक्ट्री बनाओगे। लेबर सप्लाई वहां पे अच्छे से होना चाहिए। कैपिटल मतलब पैसा आपके पास होना चाहिए, पैसा है तो ही आपका बिजनेस चलेगा। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन होना चाहिए, अच्छा बिजनेसमैन जो बहुत मेहनत से काम करे, फैक्ट्री को बहुत अच्छी से चलाए, डिसीजंस टाइमली ले, एफिशिएंट होना चाहिए। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छे रोड चाहिए, अच्छी बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो अपना जो फिनिश गुड्स होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो फैक्ट्री तक आता है, ठीक है। जो फिनिश गुड, पहले रॉ मटेरियल आता है, ट्रांसपोर्ट से रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक आता है, फैक्ट्री से फिनिश गुड्स बनते हैं, फिनिश गुड वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और फिनिश गुड्स मार्केट से आते हैं। अभी ये सब प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, पैसे बाहर जाएंगे, आप फिनिश गुड्स बेचोगे, पैसे अंदर आएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये सारी साइकिल होती है, बिजनेस साइकिल, ठीक है। अभी लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अभी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में आपको पहले प्रोडक्शन साइट देखना जरूरी है, ठीक है। जो प्रोडक्शन जहां पे होने वाला है उसकी लोकेशन, साइट मतलब लोकेशन उसकी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकल और उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, आपको कितना खर्चा लग रहा है रॉ मटेरियल को लाने के लिए। रॉ मटेरियल में ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट को कितना खर्चा आपको करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने जो फिनिश गुड्स बना है उसको अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंडिया के बॉम्बे भेजना है, दिल्ली भेजना है, कोलकाता भेजना है, तो वहां तक ट्रांसपोर्ट का आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन। अभी इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन में हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पे होता है वहीं पे अर्बनाइजेशन शुरू होता है। अर्बनाइजेशन मतलब क्या, सिटीज का डेवलप होना।
जो लोग माइग्रेट करते हैं, छोटे एरिया से बड़े एरियाज में जाते हैं इन द सर्च ऑफ जॉब्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उसको क्या बोला जाता है? अर्बनाइजेशन बोला जाता है। अभी पूना जैसे सिटी में, बॉम्बे जैसे सिटी में, कोलकाता जैसे सिटीज में क्या हो गया? बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया। मतलब लोग क्या करते हैं? वहां के सेटल हो जाते हैं जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। अर्बनाइजेशन फॉलोज व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट। अभी ये जो अर्बनाइजेशन है ये कब होता है? अर्बनाइजेशन कैसे होता है? जहां पे इंडस्ट्रीज आती है वहां पे लोग माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम बॉम्बे देखो, ब्रिटिशर्स इंडिया में आने से पहले उन्होंने बंगाल पे उनका राज था, तो बंगाल को अर्बनाइज कर दिया था। फिर उसके बाद बॉम्बे था, मद्रास प्रोविंस था, तो बॉम्बे भी देखो बहुत सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है बॉम्बे में थी, तो वहां पे भी सेटलमेंट ज्यादा होने लगे, लोग माइग्रेट करने लग गए बॉम्बे में, जहां से उनको जॉब्स मिलते, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता, अच्छे स्कूल्स मिलते हैं, ठीक है। समटाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर सिटीज। अभी जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा सिटीज के पास लोकेटेड होते हैं। क्यों सिटीज के पास लोकेटेड होते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज को मार्केट सिटी में मिलता है, सिटी से बैंकिंग सिस्टम मिल जाती है, इंश्योरेंस सिस्टम मिल जाती है। क्या क्या मिलता है इंडस्ट्रीज को? इंडस्ट्रीज को सिटीज में से ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। पहला तो मार्केट मिल जाता है जहां पे उनको गुड्स बेचना है, ये मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है अपने गुड्स बेचने के लिए। फिर उसके बाद बैंक्स आती है। कोई भी बिजनेसमैन बिना बैंक के काम नहीं करता, उसको पैसा चाहिए होता है, उसको पैसा फ्लो करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो बैंक जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। फिर उसके बाद उसको इंश्योरेंस चाहिए होता है, इंश्योरेंस के लिए भी उसको कहाँ पे डिपेंडेंट होना पड़ता है? सिटीज में डिपेंडेंट होना पड़ता है, ठीक है। और जो सिटीज होती है वो क्या करती है? और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो भी सिटी में बहुत अच्छी उनको मिल जाती है, तो बाहर के एरिया से सिटीज तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सिटीज प्रोवाइड करती है। तो इंडस्ट्रीज, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? वो सिटीज के बाहर रहना पसंद करते हैं या विद इन द सिटी रहना पसंद करते हैं, जिससे कि क्या हो जाए? उनको मार्केट भी मिले, बैंकिंग फैसिलिटीज भी मिले, ये सब काम उनके हो जाए और प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड सर्विसेज। सिटीज क्या प्रोवाइड करती है? बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, लेबर भी प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, सीए वगैरह जो होते हैं, जो अकाउंटिंग का कंसल्टेंसी का काम करते हैं, फिर टैक्स ब्रोकर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, अगर किसी कंपनी का झगड़ा हो गया तो लॉयर्स भी वापस सिटी में से उनको मिल जाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस उनको मिल जाती है सिटी में से। ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ पे सिटी उनको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। Urban agglomerate. Many industries tend to come together to make use of advantage offered by the urban centers. अभी जो ये बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है? सिटीज के आसपास अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चालू कर दे, और सिटीज के आसपास आने के पास उसके क्या होता है? वो सिटीज के बाहर जब डेवलपमेंट होना की शुरुआत हो जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? अर्बन एग्लोमेरेट बोला जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। अभी प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम की बात हो रही है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में होते थे वो टाइम पे इंडस्ट्रीज कैसे होती थी? वहां पे पोर्ट सिटीज होती थी। ब्रिटिशर्स जो होते थे, अभी जैसे इंडिया है, ये इंडिया में जो ये आसपास तो यहाँ पे अरेबियन ओशन, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इंडियन ओशन, ठीक है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है और बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स होते थे उन्होंने बॉम्बे में अपना बहुत अच्छा पोर्ट बनाया था। बॉम्बे पोर्ट था, कैलकाता पोर्ट था, ठीक है। इससे क्या करते थे? वो यहाँ से बॉम्बे तक सारी चीजें लेके आते थे, रॉ मटेरियल वगैरह सब चीजें, उनके फिनिश गुड जो बने होते थे, और यहाँ से वो क्या करते थे? सीधा ब्रिटेन भेज देते थे, ठीक है। तो पहले जो होता था किसका डेवलपमेंट हुआ? पोर्ट सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, जो पोर्ट पे लोकेटेड है, जैसे कि बॉम्बे है, कोलकाता हो गया, चेन्नई होगा। तो वहां से वो क्या करते थे? जितने भी गुड्स उनके प्रोड्यूस हुए या रॉ मटेरियल उनको लेके जाना है, तो यहाँ से शिप में भर देते थे और सीधा ब्रिटेन भेज देते थे। कॉन्सिक्वेंसेस: इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चर एंड रूरल हिंडरलैंड। मतलब इससे क्या होने लग गया कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तुम लोग देखो बॉम्बे में है, बॉम्बे में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चेन्नई है, चेन्नई भी इंडस्ट्रियली बहुत अच्छा है। तमिलनाडु भी देख लो, जितने कोस्ट के सिटीज है वहां पे ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया। मतलब वहां आके जो गुड्स होते थे जल्दी से क्या कर सकते थे? उसको भेज सकते थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। अभी जो इंडस्ट्रीज है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इंडस्ट्रीज हम पढ़ रहे हैं कि अभी इंडस्ट्रीज कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं, कौन सा वो काम करते हैं, और कौन से बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो हम देखते हैं, ठीक है। अभी पहला क्लासिफिकेशन क्या है? रॉ मटेरियल के बेसिस पे। पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है इंडस्ट्रीज का वो किसके बेसिस पे है? रॉ मटेरियल के बेसिस पे, ठीक है। रॉ मटेरियल के बेसिस पे पहला कौन सा है? फर्स्ट है एग्रो बेस्ड और दूसरा है मिनरल बेस्ड। अभी एग्रो बेस्ड में क्या है? मतलब ये ऐसे इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं? एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल यूज करते हैं। मतलब जो भी एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, वो अपने एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं अपने फैक्ट्री में, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कॉटन आता है, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी और एडिबल ऑयल। ये सारे क्या हो गए? रॉ मटेरियल। अभी जो भी इंडस्ट्रीज ये रॉ मटेरियल यूज करते हैं इसी को क्या बोला जाएगा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज।
अभी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब क्या, जो उनका रॉ मटेरियल जो होता है वो मिनरल होता है, माइनिंग से जो भी उनको रॉ मटेरियल मिलता है उससे वो अपना क्या करते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो इसमें क्या है, आयरन एंड स्टील है, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो ये किस में आ जाते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आता है। दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब मिनरल से उनको क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है मेन रोल उनका, इंडस्ट्रीज का मेन रोल क्या है, इंडस्ट्रीज का मेन रोल क्या है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है। पहला बेसिक और की इंडस्ट्रीज। की इंडस्ट्रीज मतलब क्या, ये की मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, की मतलब इंपॉर्टेंट, किसी भी बाकी इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो जाती है। की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। मतलब ये ऐसे इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल, जो उनका फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता है, वो बाकी दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अभी जो आयरन होता है, आयरन ओर होता है, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो आयरन ओर होता है, ठीक है, ये ऐसा ग्राउंड के अंदर मिलता है अर्थ क्रस्ट में। अभी जो आयरन ओर होता है इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, इंप्योरिटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग निकालना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है। तो आयरन जो होता है ये आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में उसको रिफाइन किया जाता है, उसको फिनिश गुड्स में अच्छा क्वालिटी का आयरन बनाया जाता है, फिर वो बाकी जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें सेल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सेल किया जाता है। आप जो स्कूल में बैठते हो, कॉलेजेस में बैठते हो, ये कॉलेज में भी बहुत सारा आयरन यूज होता है। जो बेंचेस पे तुम लोग बैठते हो, ठीक है, जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में भी बहुत सारा आयरन होता है। तो आयरन जो है ये क्या हो जाता है, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है उसको, यहाँ पे उसको की इंडस्ट्रीज बोला गया है। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अभी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मतलब क्या है, वो ऐसे इंडस्ट्रीज जो फिनिश गुड्स बनाते तो है, पर ये फिनिश गुड्स डायरेक्टली कौन कंज्यूम करता है, कस्टमर्स। मतलब जो लोग है वो ये उनके जो फिनिश गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। अभी आयरन स्टील तो तुम डायरेक्टली कंज्यूम करोगे नहीं, क्या करोगे, उसका घर बैठे बैठे उसका टेबल थोड़ी बना पाओगे, ठीक है, तो वो कंज्यूमर्स डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। पर ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कंज्यूमर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, फैन है, ये सारे क्या हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए। तो अभी ये क्लासिफिकेशन कैसे बेसिस पे, मेन रोल के बेसिस पे कि वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है या बेसिक और की इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब पैसा होता है, मनी, ठीक है। अभी कितना पैसा कौन से इंडस्ट्रीज में लगा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या, इसमें नाम में ही है, मतलब पैसा बहुत कम लगा है, लोअर इन्वेस्टमेंट, लेबर इनके बहुत कम है, प्रोडक्शन इनका कम है, सेल्स इनके कम है, तो इसी को क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या, इनका पैसा भी बहुत कम है, मनी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, उसके बाद लेबर सप्लाई भी इनके पास बहुत कम है, फिर उसके बाद लेबर सप्लाई के बाद इनके पास जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, ठीक है, और उसके बाद इनका जो सेल्स है, सेल्स भी इनका बहुत कम है, ठीक है, प्रोडक्शन कम है, सेल्स कम है। छोटे स्केल पे ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, काम कर रही है। अभी नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या होगा, इसका सब बड़ा बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल पैसे भी बहुत होंगे, ह्यूज कैपिटल होगा इनके पास, ठीक है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद इनके पास बहुत सारे लेबर होंगे जो काम करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स होंगे वो काम करेंगे, इनके पास अच्छी सी टेक्नोलॉजी भी होगी, उनके सेल्स बहुत ज्यादा होंगे, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये क्या हो जाते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो जाते हैं। अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्या किया जा रहा है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अभी नेक्स्ट क्या है, ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप मतलब क्या, मालकीना हक, मतलब कौन मालिक है उसका, कौन ओनर है, मालिक कौन है, उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। पहला है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। अभी पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, जहां पे इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। ऐसी इंडस्ट्री जो ओन करती है, ऑपरेट करती है, कौन ऑपरेट करता है, गवर्नमेंट खुद करती है। 51% से ज्यादा शेयर ये कंपनी में किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, BHEL, SAIL, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज होते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो होते हैं। और ये है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब ये यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल के, यहाँ पे कंपनी की ओनरशिप होगी। प्राइवेट इंडिविजुअल के बेसिस पे मतलब क्या, जो अंबानी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिलायंस जो ये है मुकेश अंबानी है, उनके शेयर बहुत ज्यादा है, तो ये क्या हो जाती है, प्राइवेट ओनरशिप उनकी हो जाती है, ठीक है। तो ओनरशिप के बेसिस पे क्या किया गया है, यहाँ पे बाइफर्केशन किया गया है। मतलब गवर्नमेंट अगर ओन कर रही है मोस्ट ऑफ द शेयर्स तो पब्लिक सेक्टर हो जाती है, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल उसको ओन करता है तो वो क्या हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर हो जाती है। अभी नेक्स्ट है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर मतलब क्या, जहां पे
गवर्नमेंट, स्टेट मतलब क्या, जहां पे गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिलके कंपनी को जब चलाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, जॉइंट सेक्टर कंपनी बोला जाता है। मतलब इसमें गवर्नमेंट के भी शेयर्स है, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी शेयर्स है। और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर्स। अभी कोऑपरेटिव सेक्टर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हर लेक्चर में देता हूं, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अभी ये जो अमूल कंपनी है ये गुजरात के फार्मर्स ने बनाई हुई कंपनी है। गुजरात के जितने भी फार्मर्स है वो एक साथ आए, अपना पैसा लेके आए, अपनी जमीन लेके आए और उन्होंने अमूल एक कंपनी स्टार्ट कर दिया। अभी अमूल कंपनी का जितना भी पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है वो कौन किसको जाता है, ये गुजरात के फार्मर्स को जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर बोला जाता है। बात समझ में आ रही है, कोऑपरेटिव, जॉइंट सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक। अभी बल्क वेट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के बेसिस पे भी बाइफर्केशन है। एक होता है हेवी इंडस्ट्रीज। अभी हेवी इंडस्ट्रीज मतलब क्या, नाम में ही है हेवी। हेवी मतलब इनका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा हेवी होगा और इनका फिनिश गुड्स भी है वो बहुत ज्यादा हेवी होगा। ठीक है, इसमें कौन से जाते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ जाता है। आयरन जो है, आयरन और बहुत हेवी होता है। उसके बाद जो आयरन के अलग अलग चीजेस बनाई जाती है, रॉड बनाए जाते हैं, आयरन की शीट्स बनाए जाते हैं, ये भी बहुत हेवी होता है। तो इसके बेसिस पे क्या है, ये हेवी इंडस्ट्रीज है। दूसरा है लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्रीज मतलब अभी इनका रॉ मटेरियल भी हल्का होगा और इनके फिनिश गुड्स भी हल्के होंगे। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, जो वायर के गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो मटेरियल होता है, ये सब किस में आ जाता है, ये लाइट इंडस्ट्रीज में आ जाता है। ठीक है, तो ये बाइफर्केशन है किसका, हेवी इंडस्ट्रीज का और लाइट इंडस्ट्रीज का। ठीक है, अभी नेक्स्ट है एग्रोबेस इंडस्ट्रीज। एग्रोबेस इंडस्ट्रीज हम लोगों ने क्या देखा था, एग्रोबेस इंडस्ट्रीज मतलब इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, इनका जो रॉ मटेरियल कहां से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। मतलब जो एग्रीकल्चर है ये एग्रोबेस इंडस्ट्रीज को अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है, एग्रोबेस इंडस्ट्रीज बोला जा रहा है। अभी एग्रोबेस इंडस्ट्रीज में सबसे पहले देखते हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्या होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या बनाने का काम करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़े बनाने का काम करती है, क्लोथ्स। ठीक है, क्या बनाने का काम करती है, क्लोथ्स बनाने का काम करती है, कपड़े बनाती है, शर्ट्स बनाती है, पैंट बनाती है। यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत यूनिक पोजीशन इनकी है। कैसे यूनिक पोजीशन है इनकी, अभी इनकी यूनिक पोजीशन ऐसे है कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही इंडिया, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करता था। ठीक है, उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने थोड़ा टेक्सटाइल बिजनेस थे वो इंडिया का थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, आर्टिसंस को मारा, अपने जो ये थे वर्कर्स थे, ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे, मिल्स में काम करते थे, जिनको अलग अलग कारीगरी आती थी, उनको उन्होंने जॉब देने से बंद कर दिया। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया। पर उसके बाद से 1947 के बाद से इंडिया ने वापस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूस्ट करना चालू कर दिया और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज। अभी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करती है, बहुत सारे कपड़े बनाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलते हैं और बहुत सारा पैसा आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। कहां से, बाहर के कंट्रीज से बहुत सारा क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है। सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। अभी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट मतलब क्या, इसको दूसरे कंट्रीज के ऊपर रहने, कोई डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल इंडिया से मिलता है, इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है और इंडिया में से ही बाहर क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये एक जो इंडिया में क्या है, एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। अभी इसमें काम कैसे होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वैल्यू एडिशन कैसे होता है किसी भी प्रोडक्ट का। पहले तो रॉ फैब्रिक होता है, मतलब ये जो कॉटन होता है ये रॉ फैब्रिक है। कॉटन जो होता है ये प्रोसेस होता है, कॉटन को थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अभी इसको थ्रेड्स में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पिनिंग बोला जाता है। और जो थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है उसको यार्न बोला जाता है। उसके बाद ये थ्रेड जो होते हैं उसके क्लॉथ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, क्लॉथ बनाया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, वीविंग और नाइटिंग बोला जाता है। अभी यार्न से इसको क्या बनाया जा रहा है, फैब्रिक बनाया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फैब्रिक बोलेंगे। अभी ये जो क्लॉथ होता है उसको कलरिंग किया जाता है, उसके शर्ट बनाए जाते हैं, उसके पैंट्स बनाए जाते हैं, उसके गारमेंट्स बनाए जाते हैं फैब्रिक से। ये क्या हो जाती है, ये एक फिनिश गुड्स है। क्या है ये, फिनिश गुड्स। तो ये क्या होता है, ये एक बेसिक प्रोसेस है वैल्यू एडिशन का। वैल्यू एडिशन मतलब क्या हो रहा है, जो कॉटन है इससे आग और थ्रेड बन रहा है उसकी वैल्यू एडिशन हो रही, थ्रेड से क्लॉथ बन रहा है उसकी और वैल्यू एडिशन हो रही, और उससे डायरेक्ट फिनिश गुड्स बन रहा है मतलब कपड़े बन रहे हैं उसकी और ज्यादा क्या हो गई, वैल्यू एडिशन हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, एक जनरल प्रोसेस है किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। किसमें, किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये जनरल प्रोसेस है, हर एक इंडस्ट्रीज को फॉलो करती है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल्स। इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद द हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। अभी इंडिया में ब्रिटिशर्स भी आने से पहले क्या होता था,
हैंडमेड टेक्सटाइल गुड्स बनाए जाते थे। जो कपड़े होते थे वो हाथ से बनाए जाते थे, कोई मशीन वगैरह कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती थी, तो लोग जो होते थे वो हाथ से क्या करते थे, क्लॉथ्स बनाते थे, कपड़े बनाते थे, शर्ट्स बनाते थे। आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम केम इनटू यूज। 18th सेंचुरी के बाद से क्या होने लग गया, जो इलेक्ट्रिक पे चलने वाले जो मशीन्स होते थे उससे अभी ये पावर लूम्स इंट्रोडक्शन में आए, तो जिससे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो हैंडमेड से किस पे शिफ्ट होने लग गया, ये इलेक्ट्रिक मशीन्स पे शिफ्ट होने लग गया, ठीक है, पावर लूम्स पे शिफ्ट होने लग गया। इम्पैक्ट ऑफ द पावर लूम्स ऑन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अभी जो पावर लूम्स होते थे जो मैकेनिकली चलते थे, ठीक है, मशीन्स से चलते थे, तो इसके वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तो हैंडमेड जो गुड्स बनाए जाते थे उसको क्या इंपैक्ट हुआ, दे सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अभी जो हैंडमेड गुड्स थे वो इंडिया के बहुत अच्छे क्वालिटी के गुड्स हुआ करते थे, इंटरनेशनल मार्केट में उसका भी बहुत ज्यादा दबदबा था, पर क्या होने लग गया, जो हैंडमेड गुड्स थे उसको बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता था, ठीक है, तो इसकी वजह से जो कॉलोनियल पीरियड में उसको बहुत बड़ा सेटबैक मिला। प्रोड्यूस होते थे कॉलोनियल पीरियड में जो मशीन मेड गुड्स होते थे वो कम टाइम में ज्यादा बन जाते थे, लोग उसको यूज करना प्रेफर करते थे, ठीक है। फेल टू कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ ऑफ इंग्लैंड। और ये जो हैंडमेड गुड्स जो होते थे, इंग्लैंड के जो भी मशीन मेड गुड्स होते थे उससे वो कंप्लीट कम्पीट नहीं कर पाए, ठीक है, वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाए, कम टाइम में ज्यादा अपना सप्लाई नहीं कर पाए, इसकी वजह से क्या होगा, इसका मार्केट कम हो गया और इंडस्ट्रियल मेड गुड्स का मार्केट बढ़ने लग गया। इन द अर्ली years द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। अभी पहले जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स कहां पे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड थी, महाराष्ट्र और गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स भी होते थे महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा ऑपरेट करते थे। क्यों अभी कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र और गुजरात में मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा सॉइल मिलता है, ब्लैक सॉइल मिलता है, और ब्लैक सॉइल इज द परफेक्ट सॉइल टू ग्रो कॉटन इन इंडिया। मतलब कहीं पे भी अभी जो ब्लैक सॉइल पे कौन सा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाता है, कॉटन ग्रो होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो मिल्स है, टेक्सटाइल मिल्स है, वो कहां देखने को मिलेंगे तुमको, महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलेंगे, ठीक है। Why? Availability of raw cotton, market, transport, including accessible port facilities, labor, moist climate, etc. contribute towards the localization. अभी ये गुजरात और महाराष्ट्र में बस कॉटन है, ब्लैक सॉइल है, इसके वजह से नहीं कि वहां पे बस टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन रही है, बाकी चीजें भी वहां पे मिल रही है, बॉम्बे में, मतलब महाराष्ट्र में और गुजरात में। कौन सी चीजें, अच्छा कॉटन तो रॉ मटेरियल मिल ही रहा है, वहां पे मार्केट बहुत अच्छा मिल रहा है गुजरात और महाराष्ट्र में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पे अच्छा है, पोर्ट फैसिलिटीज है, पोर्ट फैसिलिटीज मतलब वहां पे शिप है, ठीक है, शिप से वो बाहर की कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, वहां पे लेबर अच्छे से मिलते हैं, वहां पे मॉइस्ट क्लाइमेट है जो कि बेस्ट क्लाइमेट होता है क्या ग्रो करने के लिए, कॉटन ग्रो करने के लिए, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करता है, ये इंडस्ट्री यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र में सेट है। ये बात समझ में आ रही है। दिस इंडस्ट्री हैज अ क्लोज लिंक विद द एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू द फार्मर्स। अभी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये क्या करती है, ये ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, किससे, एग्रीकल्चर से ज्यादा कनेक्टेड। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो मतलब जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लोग रिलेटेड होंगे सब लोगों को काम मिलेगा, ठीक है। इसमें कौन से आते हैं, फार्मर्स आ जाते हैं, कॉटन बॉल प्लकर्स आ जाते हैं। कॉटन बॉल प्लकर्स मतलब कौन होता है, जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप होता है उसमें कॉटन निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसके वर्कर्स है जो गिनिंग में काम करते हैं, स्पिनिंग, वीविंग, ये सारी प्रोसेस हमने देख ली, डाइंग मतलब कलरिंग होता है, डिजाइनिंग, ये सारे लोगों को क्या हो जाता है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम मिलता है, टेलरिंग हो गया, सीविंग हो गया, सब लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, अभी ये इंडस्ट्रीज की वजह से जॉब्स मिल जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ठीक है। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्रीज। अभी ये जो इंडस्ट्री है, जैसे ये इंडस्ट्री बूस्ट होते जाती है इसकी वजह से बाकी सारे लोगों को क्या मिलना चालू हो जाता है, काम मिलना चालू हो जाता है, तो ये भी इंडस्ट्रीज क्या होने लग जाती है, बूम होने लग जाती है, ठीक है। सच एज केमिकल, डाई इंडस्ट्रीज, पैकिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। अभी ये इंडस्ट्रीज की वजह से केमिकल इंडस्ट्रीज को, डाई इंडस्ट्रीज को, मतलब जो कपड़े होते हैं उसको कलर करना पड़ता है, उसको डिजाइन देना पड़ता है, तो ये इंडस्ट्रीज को भी धीरे धीरे क्या होने लग गया, बूस्ट मिलने लग गया, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मिला, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट स्टीम पावर टेक्सटाइल मिल। इंडिया का जो फर्स्ट स्टीम पावर टेक्सटाइल मिल जो था वो बॉम्बे स्पिनिंग था विविंग मिल में लाया गया था, कौन से साल में, 1854 में, और उसको इन्वेस्टमेंट कितना लगा था, पैसा कितना लगा था, 5 लाख रुपीज लगा था, ठीक है। The two world wars were fought in Europe. India was a British colony and there was a demand for the cloth in the UK. Hence they have a boost to the development of the cotton textile industry. अभी जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर में इंडिया जो था ये ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो ये वॉर को क्या किया जा रहा था, ये वॉर को जो कपड़े थे, जो क्लॉथ था, उसको ये वॉर की वजह से बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। तो ये भी जितने भी वर्कर्स है या जो सोल्जर्स है, उनको सारे लोगों को जो कॉटन जा रहा था वो कहां से जा रहा था, इंडिया से जा रहा था, इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला, ठीक है। When the spinning continues to be the centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope of incorporating traditional skills and design. अभी जो स्पिनिंग एक्टिविटी है, स्पिनिंग एक्टिविटी हम लोगों ने देखा था कि कैसे यार्न का क्या किया जाता है, थ्रेड्स बनाए जाते हैं। अभी यार्न की जो थ्रेड्स बनाए जा रहे हैं ये सेंट्रलाइज काम चलता है, सेंट्रलाइज काम चलता है मतलब ये टेक्सटाइल मिल में ही काम चलता है। कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में।
पर जो वीविंग एक्टिविटी है, मतलब जो थ्रेड होता है, थ्रेड से जो फैब्रिक बनाया जाता है, जो फैब्रिक का जो काम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड है मतलब हर कोई लोकल लेवल पे अपना खुद का क्या कर रहा है, घर बैठे बैठे वीविंग की एक्टिविटी कर रहा है। अपनी खुद की छोटी उनकी उनकी मिल होती है, तो वो अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने डिजाइन के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। इंडिया हैज अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। अभी इंडिया के पास जो स्पिनिंग एक्टिविटी है ये वर्ल्ड क्लास क्या होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी का अवेलेबल होता है। बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी फैब्रिक। पर वीविंग क्या करता है, लो क्वालिटी का जो मटेरियल है, वो फैब्रिक है, वो सप्लाई करता है। सो इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री। इसलिए इंडिया के जो टेक्सटाइल मिल्स है इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। अभी ये वीविंग वीवर्स क्या कर देते हैं, अपने जो गुड्स बनाए वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको आगे ये प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इंडिया को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वीविंग इज डन बाय द हैंडलूम एंड पावरलूम्स इन द मिल्स। अब ये जो वीविंग है ये क्या किया जा रहा है, हैंडलूम जो होते हैं, पावरलूम जो होते हैं, वो करते हैं यहाँ पे ये एक्टिविटी। The handspun khadi provides large scale employment to the weavers in the home as the cottage industry। अभी जो महात्मा गांधी जी का जो ये चरखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आज भी, ठीक है, जो कॉटन होता है, कॉटन से थ्रेड बनाने का काम करते हैं ये चरखे से, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। इंडिया टेक्सटाइल ट्रेड। अभी इंडिया के टेक्सटाइल ट्रेड की बात करते हैं। एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। इंडिया जो है, इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। यार्न मतलब क्या होता है, कॉटन होता है, ठीक है, उसको यार्न बोला जा रहा है। अभी इंडिया क्या कर रहा है, जापान को सीधा कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है, और बाकी जो कंट्रीज होती है उनको भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि यूके है, यूएसए है, रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज। आर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल। इंडिया का जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल है वो क्या है, स्पिनिंग एक्टिविटी, स्पिनिंग मिल्स है। द वीविंग, नाइटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। और ये जो स्पिनिंग्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वीवर जो होते हैं उनको हाई क्वालिटी ऑफ यार्न उनको नहीं मिलता, क्योंकि जो स्पिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अपना जो कॉटन होता है वो बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे, तो अपने मिल के लिए कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। फ्रैगमेंटेशन अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द डिक्लाइनिंग शेयर्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इंडस्ट्री है, क्या हो रहा है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फ्रैगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, लोकल लेवल पे हर कोई अपना क्या कर रहा है, अपना खुद का क्लॉथ बना रहा है, अपना खुद का कॉटन की डिजाइन अलग अलग से बना रहा है। तो इससे क्या हो जा रही है, ये इंडस्ट्री फ्रैगमेंट होते जा रही है, डिवाइड होते जा रही है। दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न while apparel garment manufacturing have to import फैब्रिक। मतलब अपने जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है, अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें जो स्पिनिंग का काम जो करते हैं वो क्या करते हैं, अपना रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, और जो वीवर्स है उनको क्या करना पड़ रहा है, बाहर के कंट्री से जो है यार्न खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है कौन से सेक्टर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अभी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की। पहला तो इरेगुलर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई होता है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 इंडस्ट्रीज को नहीं मिलती है। पावर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होता है, छोटे छोटे गांव में लोड शेडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओल्ड आउटडेटेड मशीन, आज भी बहुत सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पुराने मशीन यूज कर रहे हैं। लो आउटपुट फ्रॉम द लेबर। अभी जो लेबर है वो इफिशिएंट नहीं है इंडिया में, ठीक है। हाई स्किल्ड लेबर नहीं है जो कम टाइम में ज्यादा काम करे। लेबर का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेबर शॉर्टेज हो जाता है। अगर लेबर नहीं है तो इंडस्ट्री चलेगी ही नहीं। स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर। अभी जो सिंथेटिक फाइबर होता है, ये सिंथेटिक फाइबर से एक बहुत बड़ा कंपटीशन है क्लॉथ इंडस्ट्रीज को। कैसे, ये सिंथेटिक फाइबर आप लोग देख सकते हो, ये सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। ये जो ग्रास है, ये आर्टिफिशियल ग्रास होता है, हम अपने लॉन में लगाते हैं, रियल ग्रास नहीं लगाते पर आर्टिफिशियल लगाते हैं, जो 24/7 हरा ही होता है, कितने भी सालों तक ग्रीन ही रहता है। तो अभी ये जो सिंथेटिक फाइबर है क्या कर रहा है, बहुत बड़ी कंपटीशन ये इंडस्ट्री को दे रहा है। रिक्वायरमेंट, इंप्रूवमेंट इन द वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न। अभी क्या रिक्वायरमेंट है, किसको, ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे जो वीविंग इंडस्ट्री है, वीविंग इंडस्ट्रीज में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, और जो स्पिनिंग एक्टिविटी जो इंडिया में होती है, जो अपना यार्न बाहर के कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, वो बंद करना चाहिए, जिससे कि जो यार्न है वो अपनी ही इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मिले और वो उनका प्रोडक्शन और उनको बूस्ट मिले, ठीक है। अभी नेक्स्ट है जूट टेक्सटाइल। अभी जो जूट टेक्सटाइल है, जूट आप लोग देख सकते हो, आपको पता होगा जो गनी बैग्स बनाई जाती है ये जूट से बनाई जाती है, ये गनी बैग्स होती है। और ये जूट का जो यूज होता है वो बहुत लिमिटेड है, बस गनी बैग्स में आप लोग देखोगे, और एक सुतली जो होता है वो बस बांधने के लिए काम में आता है, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड एट द सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। इंडिया जो है ये जूट टेक्सटाइल में वर्ल्ड में नंबर 2 है आफ्टर बांग्लादेश। मतलब इंडिया में जूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा ठीक ठाक होता है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। अभी ये जूट के जितने भी ज्यादा मिल्स है वो वेस्ट बंगाल में आपके दिखेंगे, कहां पे, हुगली रिवर के पास, ठीक है। अभी ये फैक्टर्स क्या है कि वेस्ट बंगाल में बना बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। हुगली रिवर से पानी मिल जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल वहीं पे मिल रहा है, जूट प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। प्रॉक्सिमिटी इन द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज।
इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है? पहले तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वेस्ट बंगाल में जूट जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट वेस्ट बंगाल में अच्छा है, सपोर्टेड बाय द गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रेलवे का भी अच्छा कनेक्शन है, रोडवे का भी अच्छा कनेक्शन है, वाटर वेज भी है। टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग, अभी पानी का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि हुगली रिवर के पास है तो पानी यहाँ पे कम नहीं पड़ता। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड का, रेलवेज का, वाटरवेज का, ठीक है। जो चीप लेबर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, अभी इनको सस्ता लेबर भी मिल जाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। कोलकाता इज द लार्ज अर्बन सेंटर, प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट जूट गुड्स। अब ये जूट इंडस्ट्री जो है ये वेस्ट बंगाल में ज्यादा सिचुएटेड क्यों? क्योंकि ये फैक्टर्स है, ये फैक्ट्री को क्या कर देते हैं, बूस्ट कर देते हैं। लेबर भी वहां पे मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिल रही है, पोर्ट फैसिलिटीज वेस्ट बंगाल में उनको वहां मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री वहां पे क्या कर रही है, ज्यादा फ्लरिश हो रही है, ठीक है। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1855। अभी पहले जूट मिल कब बनी थी? कोलकाता में बनी थी। कब बनी थी? 1855 में, एट रिश्रा, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन 1914 द जूट मिल रिमेन इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू बांग्लादेश। अभी इंडिया के पार्टीशन के बाद, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जो जूट प्रोड्यूसिंग जो एरिया था वो इंडिया का सबसे बड़ा था वो टाइम पे, पर पार्टीशन के बाद जैसे बांग्लादेश अलग हो गया, वो पाकिस्तान में वो एरिया चले गया, तो 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग जो एरिया था वो किस में चले गया? ईस्ट पाकिस्तान में चले गया या बांग्लादेश में चले गया, ठीक है। अभी चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री, अभी जो जूट इंडस्ट्री वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है? ये तो स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही है इंटरनेशनल मार्केट से। इंडिया की जो इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री है, वो इंटरनेशनल मार्केट से compete नहीं कर पा रही। उनका जो क्वालिटी है वो इंडियन स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा अच्छा है। फ्रॉम द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड। अभी ये जो कंट्रीज है ये क्या कर रही है? ये भी जूट प्रोडक्शन कर रही है और सिंथेटिक फाइबर का भी प्रोडक्शन कर रही है। अभी जूट इंडस्ट्री जो है वो सिंथेटिक फाइबर के सामने टिक नहीं पा रही क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है इससे सस्ता मिलता है, ठीक है, और अच्छा दिखने में होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। अभी इसकी डिमांड अगर आपको बढ़ानी है तो जूट के ज्यादा से ज्यादा यूजेस होने चाहिए, ठीक है। आज तो आप लोग देखो जूट जो होता है वो बहुत कम यूज होता है। फॉर एग्जांपल गनी बैग्स होती है वो बैग में यूज होता है, और जो थ्रेड्स की तरह मतलब सुतली जो होता है वो बांधने के लिए यूज होता है, उतना ही उसका यूज है जूट का। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अभी ये जो जूट है ये बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, डिकम्पोज हो सकता है, तो इसी की वजह से आगे एक्सपेक्टेड है, ऐसा रिसर्च किया गया है कि आगे इसकी डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और जो सिंथेटिक फाइबर है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है शुगर केन इंडस्ट्री। अभी जो शुगर केन इंडस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में शुगर केन इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करती है। ब्राजील के बाद इंडिया ही है जो शुगर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंडिया स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी शुगर। अभी इंडिया जो है ब्राजील के बाद सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर का, शुगर केन का, ठीक है। और उसके बाद जो गुड़ है मतलब क्या, जैगरी, जो जैगरी होता है उसको हिंदी में गुड़ बोला जाता है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्री इज बल्की एंड हॉलेज सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। अभी जो शुगर केन होता है, जो शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन में सुक्रोज कंटेंट होता है। क्या होता है? सुक्रोज कंटेंट। जितना ज्यादा सुक्रोज कंटेंट होता है उतनी ज्यादा शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार। अभी जो मिल्स है, शुगर फैक्ट्रीज है, कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, ठीक है। अभी ये जो इंडस्ट्री सीजनल है, मतलब जब शुगर इंडस्ट्री कब काम करेगी? शुगर इंडस्ट्री जब भी काम करेगी जब शुगर केन कट होके एग्रीकल्चर से फैक्ट्री में आएगा। तो ये शुगर केन जो होता है वो साल भर प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए शुगर फैक्ट्री क्या करती है, साल के बस 4 महीने चलती है और बाकी टाइम ये फैक्ट्री बंद होती है, ठीक है। तो ये शुगर केन का जो बिजनेस है ये क्या है? सीजनल बिजनेस है। जब सीजन होगा तभी शुगर केन का शुगर बनाया जाएगा। What is the reason behind the shift and concentration of mill in the southern western states? अभी क्या रीजन है कि जो शुगर फैक्ट्रीज है ये वेस्टर्न इंडिया के साइड में या सदर्न इंडिया पे ज्यादा शिफ्ट हो गया, ठीक है। अभी उसके कुछ रीजन है। इन द रिसेंट ईयर्स मिल्स हैव शिफ्टेड इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट स्पेशली इन महाराष्ट्र। अभी शुगर इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में ज्यादा शिफ्ट क्यों हो गई? क्योंकि महाराष्ट्र का जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में पहले तो ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल की वजह से अच्छा एक कंडीशन शुगर केन को मिल जाता है, अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन भी शुगर केन को मिल रहा है, तो उसकी वजह से शुगर केन का प्रोडक्शन भी ज्यादा है। पर शुगर केन का जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो भी महाराष्ट्र के में शुगर केन में ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रीज है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में है शुगर केन की। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस हियर हैज हायर सुक्रोज कंटेंट। क्या रीजन है? सुक्रोज कंटेंट सबसे ज्यादा है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स द लॉन्ग क्रशिंग सीजन। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो कूलर सीजन, ठंडी जो होती है उसका सीजन थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक अच्छे एनवायरमेंट कंडीशन शुगर केन को मिल जाते हैं वो और अच्छे से प्रोड्यूस होता है।
मोर एवर द कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट्स। अभी महाराष्ट्र में देखो जितने भी शुगर फैक्ट्रीज है महाराष्ट्र में, ठीक है, ये कौन ओन करता है? कॉपरेटिव्स ओन करते हैं। कॉपरेटिव मतलब मैंने बताया था, जो अमूल है कॉपरेटिव मतलब लोग साथ में आते हैं, फार्मर साथ में आते हैं, अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, उसको कॉपरेटिव बोला जाता है। फैक्ट्री या कुछ भी बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉपरेटिव। तो महाराष्ट्र में जितने भी शुगर फैक्ट्रीज है ये पॉलिटिकली ओन्ड है या कॉपरेटिव है, ठीक है। कॉपरेटिव होता है तो पॉलिटिकली ओन्ड, पॉलिटिशियन होता ही है उसमें, ठीक है। मेजर चैलेंजेस फेस बाय द शुगर इंडस्ट्री। अभी शुगर इंडस्ट्रीज में क्या क्या मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी आज भी इंडिया में शुगर केन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, पुराने जो मशीन है वो यूज किए जा रहे हैं। ये सीजनल इन नेचर है, मतलब जब शुगर केन कट होकर फैक्ट्री में आएगा तभी वो चल पाएगा, और शुगर केन साल भर प्रोड्यूस नहीं होता किसी भी एग्रीकल्चर में। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द केन टू द फैक्ट्रीज। अभी जो शुगर केन होता है, शुगर केन कट करने के बाद एग्रीकल्चर लैंड से शुगर केन कट करने के बाद विद इन 24 आवर्स तुमको क्या करना पड़ता है? उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना पड़ता है, नहीं तो उसको जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बगैस। बगैस मतलब जो शुगर केन क्रश करने के बाद जो भी बचा कुचा जो वेस्ट होता है वो बच जाता है, उसको यूज करने के तरीके ढूंढने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है, उसको बर्निंग के लिए यूज किया जा सकता है और बहुत सारे पर्पस के लिए उसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारे जो चैलेंजेस है ये क्या करने पड़ते हैं? फेस करने पड़ते हैं शुगर इंडस्ट्रीज में, इंडिया में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अभी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मैंने बताया था क्या होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज जिसका जो रॉ मटेरियल होता है वो कहां से आ रहा है? मिनरल से आ रहा है, ठीक है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज हेवी मीडियम एंड लाइट डिपेंड्स ऑन द मशीनरी। अभी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है ना, इसको बैकबोन भी बोला जाता है, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। क्यों बोला जाता है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी? क्योंकि ये स्टील इंडस्ट्रीज पे ही बाकी सारे इंडस्ट्रीज टिके हुए हैं। फॉर एग्जांपल तुम स्टील इंडस्ट्रीज देखो, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जिसमें स्टील नहीं यूज होता? एग्रीकल्चर में स्टील यूज होता है, आयरन यूज होता है, मशीन स्टील से आयरन से बनाए जाते हैं। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग में भी मशीन्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में बिल्डिंग्स होंगी, वो बिल्डिंग्स भी स्टील लगेगा बनाने में। फिर उसके बाद जो टर्सरी सेक्टर है, जो गाड़ियां तुम बनाओगे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगा, वो भी आयरन से ही बना जाएगा। तो कोई भी इंडिया में ऐसा कोई भी इंडिया या कोई वर्ल्ड में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें आयरन यूज नहीं होता, ठीक है। तो आयरन क्या हो जाता है? बैकबोन हो जाता है इकोनॉमी का, ठीक है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। अभी स्टील इंजीनियरिंग गुड्स बनाने में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, डिफेंस में तुम जो भी आर्म्स एम्यूनेशन होते हैं, बंदूक होती है वो भी आयरन की होती है, स्टील की होती है। जो टैंक्स होते हैं वो भी आयरन के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, टेलीफोनिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, और कंज्यूमर गुड्स भी बहुत सारे क्या होते हैं जिसमें आयरन एंड स्टील यूज होता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब तुम्हारी कंट्री कितना आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर रही है, कितना आयरन स्टील कंज्यूम कर रही है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि तुम्हारी कंट्री डेवलप है कि नहीं है, ठीक है। अगर तुम ज्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्री कर रहे हो, इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन तुम्हारा ज्यादा है, तो इंडस्ट्री तुम्हारी बहुत ज्यादा इफिशिएंटली चल रही है, ठीक है। तो ये इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होता है? काउंट होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री। ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हेवी एंड बल्कि एंटेलिंग द हेवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है ना, इसका रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा हेवी होता है। रॉ मटेरियल हेवी तो होता है, ठीक है, उसका फिनिश गुड्स भी बहुत ज्यादा हेवी होता है, तो इसके जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जितना सामान हेवी होगा उसको उठाने में जितना पेट्रोल लगेगा, और ट्रक है वो सामान ट्रक ने उठाना भी तो चाहिए, खींचना तो चाहिए, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच पाएगा। तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1। अभी ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आपको आयरन और लगता है, पहले तो रॉ मटेरियल है, कुकिंग कोल लगता है हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है, आयरन को पिघलाओगे तभी तो आयरन में से चीजें एक्सट्रैक्ट करोगे आयरन और में से। लाइमस्टोन लगता है, लाइमस्टोन को उसमें ऐड किया जाता है इंप्योरिटीज निकालने के लिए। ये कौन से रेशियो में लगता है? 4:2:1 में लगता है। मैंगनीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। अभी जो मैंगनीज जो होता है वो स्टील मेकिंग में उसको ऐड किया जाता है, जिससे कि जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जो उसका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड। अभी जो स्टील प्लांट्स है वो कहाँ लोकेटेड होने चाहिए, मतलब उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए? अभी लोकेशन एक सिंपल है, बहुत सिंपल होता है। इंडस्ट्री कब काम करेगी? जब उसके पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कम पैसे में आ रहा है तो ही वो क्या कर सकते हैं? फिनिश गुड्स अपने से अच्छे से बना सकते हैं और उनका कॉस्ट कम हो सकता है। तो ये रॉ मटेरियल जो है ये हर एक इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रॉ मटेरियल लाने के लिए कितना पैसा लग रहा है, रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा लग रहा है, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है। सो ट्रांसपोर्टेशन विल बी इजी एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विल बी लेस। अगर रॉ मटेरियल पास से आ रहा है, बहुत आसपास रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। अभी ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं स्टील इंडस्ट्री का। पहले तो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है। क्या आता है फैक्ट्री में? रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आने के बाद
आयन ओर को मेल्ट किया जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब क्या आ रहा है, ये आयन ओर ही आ रहा है, ठीक है। माइनिंग से जो आयन ओर निकलता है वो आयन ओर फैक्ट्री में लेके जा रहा है, उसके बाद वो आयन ओर को मेल्ट किया जा रहा है, ठीक है। लाइमस्टोन उसमें ऐड किया जा रहा है, ठीक है। जो स्लैग है मतलब जो वेस्ट है, ठीक है, स्लैग वेस्ट मतलब जो इम्प्यूरिटीज है उसको क्या किया जा रहा है, इम्प्यूरिटीज को निकाला जा रहा है। एक मिनट, इम्प्यूरिटीज को निकाला जा रहा है। जो कोक है वो फ्यूल की तरह यूज हो रहा है, जो बर्निंग पर्पस के लिए यूज होगा, तभी तो आयन मेल्ट होगा। फिर उसके बाद जो मॉडर्न मटेरियल होता है वो पिग्स में डाला जाता है। पिग्स मतलब जो साँचे होते हैं, साँचे में जो आयन ओर का जो तुमको शेप चाहिए उसमें डाला जाता है, कंटेनर्स होते हैं। फिर उसके बाद जो आयन पिग है उसको आगे प्यूरिफाई किया जाता है, उसको और मेल्ट किया जाता है, उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, और मैंगनीज निकल जैसे जो क्रोमियम जैसे जो चीजें उसमें और आगे ऐड किए जाते हैं, और उसको आयन को और उसके एलॉयज बनाए तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उसको लाइटर बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आयन को रोलिंग किया जाता है, प्रेसिंग किया जाता है, उसको अलग अलग शेप्स दिए जाते हैं जहां से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो ये क्या है, ये एक सिंपल प्रोसेस है आयन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का। ये सारी चीजें किसी भी इंडस्ट्री में होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है मिनी स्टील प्लांट एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों स्टील प्लांट ही है पर थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। मिनी मतलब नाम में ही है, मिनी मतलब क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे मिनी, और इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ पे लार्ज हो जाएगा, बड़ी, ठीक है। अभी मिनी स्टील प्लांट मतलब दे आर स्मॉलर स्टील प्लांट, ये छोटे स्टील प्लांट है, इनका इन्वेस्टमेंट छोटा है, इनका प्रोडक्शन छोटा है, इनके रॉ मटेरियल भी कम हो रहा है, सेल्स भी इनका कम हो रहा है। उसके बाद इंटीग्रेटेड जो होता है, इनका रॉ मटेरियल बहुत है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत ज्यादा काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनका बहुत ज्यादा है। दिस प्लांट्स आर स्टील स्क्रैप्स एंड स्पॉन्ज आयन इन मेकिंग स्टील। अभी ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्पॉन्ज आयन बनाते हैं। स्पॉन्ज आयन मतलब जो आयन के जो थ्रेड्स होते हैं, जो किचन में यूज होता है ना, वो जो घासनी आप यूज करते हो, तो स्पॉन्ज आयन जैसे जो आयन होते हैं ये इसको क्या करता है, ये इसको प्रोड्यूस करता है, उसको आगे प्रोसेस करता है। हेवी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस में उसको एनर्जी कम लग जाती है, ब्लास्ट फर्नेस में आपको कोक जो होता है या कोल जो होता है वो बर्न करना पड़ता है। दे प्रोड्यूस माइल्ड एलॉय ऑफ स्टील गिवन स्पेसिफिकेशन। ये छोटे छोटे एलॉय मेटल्स बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े जो मटेरियल होता है आयरन स्टील का वो बनाते हैं। तो ये क्या है, स्टील, मिनी स्टील प्लांट और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ठीक है। 2019 with the 100 million tons of crude steel production, India ranked second among the world crude steel producer। अभी जो इंडिया है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील क्रूड प्रोड्यूसर है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयन। स्पॉन्ज आयन भी इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इन 2019 पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा कंजम्पशन मतलब पर पर्सन कंजम्पशन इंडिया का कितना है आयन ओर का, ओनली 74.3 केजी, और उसके बिहाफ पे वर्ल्ड का जो एवरेज है वो कितना है, 229.3 केजी। मतलब आज भी हम आयन ओर जो है वो पर पर्सन अगर देखा जाए तो कम यूज करते हैं, मतलब अपना डेवलपमेंट एज कंपेयर टू कम है। पर इसमें और एक फैक्टर आ जाता है, इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, उसका एवरेज बहुत नीचे चले जाता है, तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। Why is the per capita consumption still low in India? We are not able to perform to our full potential largely due to the higher cost and limited availability of cooking coal। अभी इंडिया के जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है उसका फुल हम यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो हायर कॉस्ट है, जो फ्यूल आ रहा है इंडिया में उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी मतलब जो लेबर है उन्होंने जितना काम करना चाहिए काम नहीं हो रहा है, लेबर का शॉर्टेज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्री ठीक से काम नहीं कर पा रही है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है उसका इरेगुलर सप्लाई, कभी अपने को कोल मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी बहुत टाइम तक अपने को रुकना पड़ जाता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में आज भी ये इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, इंडस्ट्री ज्यादा एडवांस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो जाते हैं क्यों, स्टील और इंडस्ट्री में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी जो सेल जो है ये हमने पढ़ा था पहले, ये किस में आ जाता है, ये पब्लिक में आ जाता है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडिया का जो स्टील है वो कंट्रोल करता है। इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। अभी 1950s की हम जब बात करेंगे, जो चाइना और इंडिया है ये दोनों सेम स्टील प्रोड्यूसर थे, पर उसके बाद से जो चाइना जो था, चाइना क्या बन गया, सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर बन गया, और इंडिया, यहाँ पे मैप में देख सकते हो, तो ये जो ब्लू है ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया ये ब्लू जो है ये इंडिया है, और रेड वाला चाइना है। चाइना में देख सकते हो आप लोग 2015 से 803 है, 803 मतलब ये किसमें दिया हुआ है, ये टन्स में दिया होगा, हाँ, प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स दिया हुआ है, ठीक है। 803 मिलियन टन्स, और इंडिया कितना कर पा रहा है, बस 89 मिलियन टन्स। 2019 का देखो, इंडिया बस 111 टन कर पा रहा है, और जो चाइना है वो 996 मिलियन टन कर पा रहा है। तो चाइना का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को ज्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए चाइना आज सुपर पावर है, ठीक है।
मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, छोटा नागपुर प्लेटू। अभी जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है इसका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां देखने को मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेटू में, मतलब झारखंड ओडिशा का जो बेल्ट है उसको छोटा नागपुर प्लेटू बोला जाता है, वहां पे मिलता है। इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ द रीजन एज अ डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर। अब ये जो एरियाज होते हैं वहां पे छोटा नागपुर, यहाँ पे जो प्लेटू का जो रीजन है वहां पे आयरन स्टील इंडस्ट्री ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, आयरन और वहीं पे मिलता है, तो वहां पे फैक्ट्री सेटअप हो गई है। ठीक है, चीप लेबर है वहां पे, हाई ग्रेड मतलब रॉ मटेरियल की अच्छे क्वालिटी का वहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल वहां पे मिल रहा है। चीप लेबर है, मतलब लेबर आसपास से स्टेट से मिल जाता है, तो सस्ता लेबर मिल रहा है, इसलिए इंडस्ट्रीज को भी फायदा हो जाता है। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और इंडिया का ही कंजम्पशन इतना है कि उनको इंडिया के ही मार्केट में सेल करना ज्यादा फायदेमंद पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें है आयरन एंड स्टील से रिलेटेड। अभी और दिया है, वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी ऑफ स्टील फ्रॉम द अदर कंट्रीज। अभी हम अच्छे क्वालिटी का जो स्टील है वो बाहर के दूसरे कंट्रीज से क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक नीड्स। एंड इंडिया में जितने भी आयरन स्टील प्रोड्यूस होता है वो डिमांड पूरी करने के लिए इंडिया के पास सफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, पर फिर भी हम क्या करते हैं? बहुत बार इंपोर्ट कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अभी इंडिया में 1991 के बाद इंडिया जो था ओपन इकोनॉमी बन गया और इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर की कंट्रीज के कंपनीज जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, अपना पैसा लेके आते हैं, अपने ऑफिसेज इंडिया में बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में बनाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होने लग गया कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलने लगे, ये इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने लगे। और इससे क्या होने लग गया, जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी आयरन स्टील इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। पहले जो आयरन स्टील इंडस्ट्री थी वो बस गवर्नमेंट रन करती थी, ठीक है, तो उसमें नुकसान बहुत ज्यादा होता था, काम अच्छे से नहीं होता था। अभी प्राइवेट प्लेयर्स अगर कर रहे तो प्रॉफिट के लिए करेंगे, काम अच्छे से करेंगे, जीरो वेस्टेज होगा। ठीक है, देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कंपेटिटिवली। अभी आज ऐसी जरूरत है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ज्यादा फोकस करना चाहिए, तभी कोई भी इंडस्ट्री वो क्या कर सकती है? फ्लरिश कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। अभी जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट एक मेटल इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। प्रॉपर्टीज, इट इज लाइट। अभी जो एल्यूमिनियम है ये बहुत हल्का वजन है उसका, ठीक है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन मतलब वो जल्दी से कोरोड नहीं होता है, ठीक है, रस्ट नहीं होता है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे ट्रांसफर हो सकती है, हीट का भी गुड कंडक्टर है। मेलेबल है, मतलब उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, यूजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स, और इसको क्या करा जा सकता है? ये एयरक्राफ्ट में यूज होता है, जो एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें बाकी भी मेटल्स यूज होते हैं पर एल्यूमिनियम भी यूज होता है। फिर उसके बाद यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, वायर्स में भी एल्यूमिनियम यूज होता है। गेन पॉपुलरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील। अभी ये जो आयरन एल्यूमिनियम है ये स्टील का सब्स्टिट्यूट करके यूज होता है। ठीक है, अभी कौन से लोकेशंस पे ये एल्यूमिनियम मिल रहा है इंडिया में? ओडिशा है, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये सारे स्टेट्स के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सा मिनरल मिल रहा है। ठीक है, अभी रॉ मटेरियल जो है ये बॉक्साइट यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। बॉक्साइट यूज इन द स्मेल्टर्स इज वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर रॉक। बॉक्साइट 4 से 6 टन बॉक्साइट लिया जाता है, उसमें एल्यूमिनियम ऐड किया जाता है 2 टन, और उससे क्या बनता है? 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, अभी बॉक्साइट में भी एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होता है, ठीक है, उसकी वजह से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अभी जो एल्यूमिनियम होता है ये वजन में भी हल्का होता है, आयरन के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कौन से फैक्टर्स है? पहले तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी वो इंडस्ट्री अच्छे से काम करेगी, नहीं तो वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? उसको ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि फ्यूल मिलना चाहिए। रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कम से कम कॉस्ट में रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगना चाहिए, तभी ये इंडस्ट्री क्या कर सकती है? अच्छे से काम कर सकती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्री। अभी जो केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री क्या करती है? अलग अलग केमिकल्स बनाने का काम करती है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं। आप घर में डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत सारी चीजें केमिकल्स यूज करते हो, हार्पिक यूज करते हो, ठीक है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, कॉकरोच को मारने के लिए भी वो केमिकल ही होता है। ठीक है, ये सारी चीजें घरों में भी यूज होती है, फैक्ट्रीज में तो होती है। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में आज सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करने वाली और डाइवर्सिफाइंग है। डाइवर्सिफाइंग मतलब क्या? केमिकल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, हार्पिक है, ठीक है, फिर उसका फिनाइल आ जाता है, बाकी चीजें क्लीनिंग पर्पस के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, हर एक इंसेक्ट को मारने के लिए अलग केमिकल होता है। इट कॉम्प्रोमाइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये जो केमिकल इंडस्ट्री है इसमें छोटे इंडस्ट्रीज भी है और बड़े इंडस्ट्रीज भी है। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स।
अभी जो केमिकल्स होते हैं ये दो सेक्टर्स में आते हैं, एक तो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं और एक इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, उसका डिफरेंस भी हम आगे पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। अभी जो इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। ये इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने, प्लास्टिक एडेसिव पेंट्स जो होते हैं, डाई स्टफ में यूज होता है। फिर उसके बाद जो नाइट्रिक एसिड है, अल्कलाइन सोडा ऐश है, यूज टू मेक ग्लास सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसके किसमें यूज हो रहा है? ये ग्लास सोप डिटर्जेंट बनाने में ये यूज होता है। अभी नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस केमिकल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में देख रहे हैं अभी, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। अभी इनऑर्गेनिक केमिकल्स में यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड इंक्लूड होता है, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन सोडा और कैश है, और कॉस्टिक सोडा है। ठीक है, अभी ये ग्लासेस बनाने में यूजफुल होता है, सोप्स बनाने और डिटर्जेंट पेपर बनाने में यूजफुल। ऑन द अदर हैंड जो ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं उसमें पेट्रोकेमिकल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है? सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, सिंथेटिक रबर बनाने के लिए, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी ये जो इंडस्ट्री, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। और ये जो इंडस्ट्री होती है ये कहाँ लोकेटेड होती है? जहां पे पेट्रोल रिफाइनरीज लोकेटेड होगी, वहां पे ऑयल रिफाइनरीज लोकेटेड होगी, वहीं पे ये इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। अभी जो केमिकल इंडस्ट्री होती है अपना खुद का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री ने ए केमिकल बना लिया। ठीक है, ये केमिकल है ए। अब ये केमिकल जो है दूसरा केमिकल बनाने में, बी केमिकल अगर तुमको बनाना है तो यही ए केमिकल को ऐड करके बी बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? जो इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री खुद की सबसे बड़ी कंज्यूमर है, वो दूसरा और केमिकल बनाने के लिए अपने पहले के केमिकल यूज करते हैं। बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर मार्केट। अभी इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, मशीन्स में यूज होते हैं, फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। एग्रीकल्चर के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। डायरेक्टली कंज्यूमर जो होते हैं वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे कि घर में हम फिनाइल यूज करते हैं, हार्पिक यूज करते हैं। ये घर के जो चीजें होती है कंजम्पशन के लिए केमिकल इंडस्ट्री काम करती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है ये फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। कंट्री के जो फार्मर होते हैं वो फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और फर्टिलाइजर्स में सबसे तीन बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश। ठीक है, ये नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश जो होता है यही हर फर्टिलाइजर्स में होता है। ठीक है, तो अभी अगर आपको सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है, सॉइल की फर्टिलिटी आपको बढ़ानी है, तो ये तीन कंपोनेंट उसमें होने चाहिए। द थर्ड, पोटैश इज एंटायरली इंपोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व। अभी इंडिया में जो पोटैश है, इंडिया में पोटैश प्रोड्यूस ही नहीं होता। पूरा पोटैश जो होता है हमको कहां से लाना पड़ता है? बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या होने लगा? इंडिया ने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करना चालू कर दिया, इरिगेशन सिस्टम बढ़ा दिया, इरिगेशन सिस्टम पे बहुत खर्चा किया। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम के बाद हम लोगों ने मशीन पे भी ज्यादा खर्चा किया, मशीनरी यूज करना चालू कर दिया एग्रीकल्चर में। अभी मेजर फर्टिलाइजर्स के प्रोड्यूसर कौन से हैं? गुजरात है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला, और बाकी भी दूसरे स्टेट्स है जहां पे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। आज भी इंडिया मोस्ट ऑफ द जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बाहर से इंपोर्ट करता है। चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, रशिया से इंपोर्ट हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, आज भी फर्टिलाइजर्स का जो इंडिया का जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो फुली सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट तो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको रोड बनाना है, आपको घर बनाना है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, ब्रिज बनाना है, कुछ भी बनाना है तो सीमेंट चाहिए। नया कंस्ट्रक्शन करना है, सीमेंट चाहिए। तो सीमेंट जो होती है किसी भी कंट्री के लिए, किसी की इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग, हाउसेस, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, ये सब चीजों के लिए क्या लगता है? सीमेंट लगता है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। अभी सीमेंट बनाने के लिए ये तीन चीजें इस्तेमाल होती है, लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम यूज होता है। ठीक है, अभी जो सीमेंट बनाने में फ्यूल कौन सा लगता है? फ्यूल क्या लग रहा है यहाँ पे सीमेंट बनाने में? एक तो कोल यूज होता है या इलेक्ट्रिक पावर यूज होती है। ठीक है, और रेल ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। सीमेंट आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा जो सीमेंट बनाया जाता है वो गुजरात में बनाया जाता है। ठीक है, जो अंबुजा सीमेंट है, बाकी जितने भी फैक्ट्रीज है वो कहां पे बनाई जा रही है? गुजरात में है। गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सीमेंट का। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई 1904। इंडिया में जो पहला सीमेंट का जो प्लांट बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1904 में बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था? चेन्नई में बनाया गया था। ठीक है, तो इसके बाद से इंडिपेंडेंट, जब इंडिया 1947 के बाद से क्या होने लग गया? यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया की बहुत ज्यादा बूस्ट होने लग गई। ठीक है, अभी इंडिया जो है, ये इंडिया क्या करता है? इंडिया का जो इंटरनेशनल मार्केट में सीमेंट का प्राइस बहुत कम रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को हम क्या करते हैं? सीमेंट हम लोअर प्राइसेस पे बाकी कंट्रीज को सेल करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव अपना एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है। सारे कंट्रीज जो होती है, जो भी कंट्री डेवलपमेंट कर रही है, तुम अरब कंट्रीज देख लो, दुबई देख लो, सऊदी अरेबिया देख लो, वो हेवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सीमेंट कहां से लेते हैं? इंडिया से लेते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज फाउंड द प्रोड्यूसर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट इन ईस्ट एशिया। तभी इंडिया की अच्छे क्वालिटी का सीमेंट
मिलने के कारण ईस्ट एशिया में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मिडल ईस्ट में, अफ्रीकन कंट्रीज में, ये सारे किसके ऊपर डिपेंड है? सीमेंट के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। ये जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन भी उसका बहुत अच्छे से हो रहा है और उसका एक्सपोर्ट भी बहुत तगड़ा हो रहा है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड। अभी एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि इंडिया की भी जो डिमांड है वो पूरी हो रही है और बाहर के लोगों को भी क्या किया जा रहा है? एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सीमेंट जो इंडस्ट्री है वो ठीक ठाक इंडिया में, मतलब ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल मतलब ये मोबाइल, मतलब मोबाइल नहीं होता जो आप फोन यूज करते हो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे कार्स बनाई जाएगी, ट्रक्स बनाए जाएंगे जो एक जगह से मूव होंगे, जो ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं, उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर द क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। अभी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती है क्या प्रोवाइड कर रही है? व्हीकल्स प्रोवाइड कर रही है जिससे कि लोग है, गुड्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो। ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। अभी इंडिया में ये सारे टाइप्स के जो कार्स होते हैं, बाइक्स होती है, ये मैन्युफैक्चर की जाती है। कौन मैन्युफैक्चर करता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करता है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग ऑफ द न्यू एंड कंटेम्परेरी मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड। अभी मैंने बताया था 1991 के बाद इंडिया ने अपनी जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उससे क्या कर दिया था? इंडिया को ओपन इकोनॉमी बना दिया था। ओपन इकोनॉमी मतलब क्या? आप लोग देखो 1991 से पहले इंडिया में मार्केट में कौन सी गाड़ियां अवेलेबल होती थी? एम्बेसडर ज्यादा से ज्यादा मिलती थी और फिएट मिलती थी। पर 1991 के बाद इंडिया में बड़े बड़े ब्रांड्स आना चालू हो गए। फोर्ड आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये होंडा आ गया, फिर ये बाकी के जो ब्रांड्स है वो आना चालू हो गए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपनी जो इकोनॉमी थी वो पहले क्लोज करके रखी थी, बाहर के कंट्रीज के कंपनीज को इंडिया में आना अलाउड नहीं था। 1991 के बाद आप लोग देखोगे आपके पास आज बहुत सारे चॉइसेस है। आप फोन भी देख लो, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, कपड़े भी देख लो, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, कार्स भी देख लो, कार के भी बहुत सारे ब्रांड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लिबरलाइजेशन की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इंडिया में बूस्ट मिला। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली। अभी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये कहां पे सबसे ज्यादा लोकेटेड है? एक तो दिल्ली के अराउंड है, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, हैदराबाद, ये सारे स्टेट्स में ये इंडस्ट्री देखने को मिलती है। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू द टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इसमें कंप्यूटर तो आता है पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें आती है। पर अभी न्यू जो टेक्नोलॉजी है या न्यू बहुत ज्यादा जो करंट अफेयर्स में आता है वो है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो है वो एक सेमीकंडक्टर चिप होती है इसके जैसी। अब ये जो चिप होती है ये क्या करती है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में ये यूज होती है। ठीक है, तो आज का सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर है वो क्या है? ताइवान है। तो चाइना का और जो ताइवान का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? ये सेमीकंडक्टर के हिसाब से चल रहा है। यूएसए जो है, यूएसए को भी सेमीकंडक्टर चाहिए, उसको भी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को बूस्ट करना है। तो वो क्या कर रहा है? ताइवान पे प्रेशर बना के रखा है कि अभी चाइना ने अगर ताइवान को कंट्रोल कर लिया तो ताइवान चाइना के पास चले जाएगा। मतलब पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री किसके पास चला जाएगा? चाइना के पास चला जाएगा। अगर चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री चलेगा तो यूएसए पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत बड़ा वर्ल्ड में एक ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अभी बेंगलुरु जो है इसको क्या बोला जाता है? इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, बाकी जगह पे है पर बेंगलुरु में ज्यादा है, तो इसको क्या बोला जा रहा है? कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जा रहा है। किसको? बेंगलुरु को। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स, अब इलेक्ट्रॉनिक के मार्केट है वो अलग अलग सिटीज में भी है। बेंगलुरु में तो बहुत ज्यादा है, उसकी बात नहीं चल रही, पर बाकी भी है, बॉम्बे है, दिल्ली है, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बतूर। द मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन इज एट, मतलब सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है, कॉन्सेंट्रेटेड है वो ये स्पेसिफिक एरियाज में, बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। ठीक है, द मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब ये जो इंडस्ट्री है ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करती है, लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आईटी में काम कर रहे हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोथ इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री। मतलब जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर मतलब जो कंप्यूटर्स होते हैं जिसको तुम टच कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर होते हैं मतलब ये एप्लीकेशंस होते हैं, रन सॉफ्टवेयर रन करने में काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों का जब डेवलपमेंट हो जाता है तभी आईटी इंडस्ट्रीज को क्या होता है? बूस्ट मिलता है। और ये आज के जनरेशन के लिए या आज के डेवलपमेंट में जो आईटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, आईटी का बूस्ट होगा, तभी वो कंट्री क्या हो जाती है? डेवलप होती है। ठीक है, अभी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, अभी इतने सारे इंडस्ट्रीज हमने देख लिए,
अब ये इंडस्ट्रीज के बाद हम पोल्यूशन भी देखते हैं। इंडस्ट्रीज आएगी तो पोल्यूशन भी आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो फ्यूल यूज कर रहे हैं, कोल जैसी चीजें यूज की जा रही है, आयरन एंड स्टील को बर्न किया जा रहा है, उसका लावा बनाया जा रहा है, उसके बाद से आयरन एंड स्टील को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ये सारे प्रोसेस में पोल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एनवायरमेंट को भी हार्म करो, आपको जिंदा भी तो रहना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट करो, साइड बाय साइड एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा तभी हम ये इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर पाएंगे। अगर एनवायरमेंट ही अच्छा नहीं रहेगा तो इंडस्ट्रीज का क्या फायदा होगा, ठीक है। अभी इसमें जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन में हमने लोगों ने पहले देखा था भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस था, ये गैस लीक हुआ था। कौन सा गैस था, मिथेल आइसोसाइनाइड। कौन सा गैस है ये मिथेल आइसोसाइनाइड, ये जो गैस है ये रिलीज हुआ था, ठीक है। अभी भोपाल में ये यूएस बेस्ड एक कंपनी थी जो उन्होंने अपना केमिकल इंडस्ट्री वहां पे सेटअप की थी भोपाल में। अभी भोपाल में सारे वर्कर्स का एरिया होता था, सारे वर्कर्स होते थे। यहाँ पे इंडस्ट्रीज में क्या हो गया, एक बार ये जो गैस था मिथेल आइसोसाइनाइड, ये गलती से लीक हो गया। अभी मिथेल आइसोसाइनाइड जैसे लीक हो गया तो ये मिथेल आइसोसाइनाइड ऐसा गैस है जो बहुत ज्यादा हेवी गैस है, तो वो जमीन पे ज्यादा रहता है, हवा में नहीं चले जाता। अगर हवा में चले जाते तो लोग ज्यादा अफेक्ट नहीं होते उससे, पर ये हेवी गैस था तो नीचे रह गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अभी वहां पे सारे वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं वो कहां सोते हैं, जमीन पे सोते हैं, वो बेड पे नहीं सोते, ठीक है। तो जमीन पे सोने की वजह से क्या हो गया, जो गैस था ये हेवी था, वो नीचे रह गया और सारे जो वर्कर्स थे उनकी डेथ हुई और ज्यादा से ज्यादा लोग मरे ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में। अभी ये यूएस की जो कंपनी थी उन्होंने अच्छे सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए थे, ठीक है, कोई अलार्म सिस्टम वहां पे कुछ नहीं था, ठीक है। गैस जो कंपनी चल रही थी उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कोई फुलफिल नहीं हुए थे, तो ये सारा जो बर्डन था ये यूएस कंपनी के ऊपर था। और उन्होंने जो कॉम्पनसेशन दिया, 3 बिलियन कॉम्पनसेशन उनसे डिमांड किया गया था, पर मिला 467 मिलियन ही मिला। बिलियन डिमांड किया था, 467 मिलियन डॉलर्स ही मिला, ठीक है। तो अभी ये जो बर्डन है, ठीक है, लोग अभी यहाँ पे भोपाल में बहुत सारे लोग हैं उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उनमें डीएनए डिफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये छोड़ के और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये अभी तक का सबसे डेंजरस इंसिडेंट इंडिया की हिस्ट्री में रहा है, ठीक है। अभी एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन मतलब क्या, ऐसी हवा जो हम इनटेक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमको हेल्थ क्राइसिस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसी को एयर पोल्यूशन बोला जाता है। इट इज कॉल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब क्या, जब हाई अमाउंट ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, ऐसे गैसेस जो हमारी बॉडी नहीं झेल सकते, जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जब एयर में मिक्स हो जाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, एयर पोल्यूशन बोला जाता है। एयरबोर्न पार्टिकल्स मटेरियल कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। अभी एयर जो पार्टिकल एयर होती है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, स्प्रे होता है, मिस्ट होता है, स्मोक होता है। अभी ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं, जिससे अपने लंग डिजीजेस हो सकते हैं, अपने को रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं। स्मोक इज इमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। अभी जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है, इसमें तो बहुत सारे केमिकल रिलीज होंगे, उसमें गैसेस रिलीज होंगे। और जब पेपर फैक्ट्री होती है, पेपर फैक्ट्री भी क्या करती है, बहुत सारे गैसेस रिलीज करती है। ब्रिक क्लीन जो होती है, रिफाइनरीज होती है, स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, स्मोक रिलीज करते हैं अपने फैक्ट्रीज से। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डस विद द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अभी जो टॉक्सिक गैसेस जो रिलीज हो रहे हैं, ये किसी भी एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। जो गैसेस होते हैं वो क्लाउड्स में जाके मिक्स होते हैं, फिर एसिड रेन जैसे फेनोमेना अपने को देखने को मिलता है। एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट्स एंड बिल्डिंग। अभी जो एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन से ह्यूमंस तो अफेक्ट होते हैं, एनिमल्स भी अफेक्ट होते हैं। अभी बिल्डिंग्स कैसे अफेक्ट होंगे, अगर एयर पोल्यूशन होगा तो एयर पोल्यूशन की वजह से जो केमिकल्स है, जो गैसेस है, वो क्लाउड के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लाउड के साथ रिएक्ट करने की वजह से क्या हो जाता है, एसिड रेन देखने को मिलता है। जो एसिड रेन होता है वो तो एग्रीकल्चर को भी नहीं छोड़ता, बिल्डिंग्स वगैरह भी क्या हो जाते हैं, उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, और एटमॉस्फेयर भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। अभी नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। अभी यहाँ पे जो वाटर पोल्यूशन की हम बात करें, मतलब वाटर जो है, पानी जो है, वो कंज्यूम करने लायक नहीं होता, वो क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, इसको वाटर पोल्यूशन बोलता है। caused by the organic and inorganic industrial waste and effluent discharge into the rivers। अब ये वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, ये इंडस्ट्रीज जो होती है, इंडस्ट्रीज क्या करती है, अपना जितना भी वेस्ट है वो रिवर्स में रिलीज कर देती है, ठीक है। उनका काम तो बच जाता है, पर बहुत सारे उनका जो हॉट वाटर होता है, जो इंडस्ट्रीज में से रिलीज किया जाता है, वो सीधा पानी में छोड़ देते हैं। जिससे वजह से क्या होता है, जो फिश होते हैं वो इतना टेम्परेचर झेल नहीं पाते, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसके लिए मरीन लाइफ को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, और जो वाटर है वो भी कंटामिनेट हो जाता है। द मेन कल्प्रिट इन दिस रिगार्ड आर पेपर। अभी इसमें जो इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए, कौन से इंडस्ट्रीज है, पहले तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो कपड़ा बनाया जाता है उसमें डाई यूज किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं कपड़ों को कलर देने के लिए, ठीक है।
पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज लेट आउट डाइज, डिटर्जेंट, एसिड। अभी जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, बर्तन धोने के लिए जो भी डिटर्जेंट्स हम यूज करते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब ये केमिकल्स भी क्या होता है, इसमें वाटर पोल्यूट करते हैं। एसिड, सॉल्ट, हेवी मेटल्स, लीड, मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड्स, ये भी जो चीजें होती है। अभी ये जो मर्क्यूरी की वजह से वो जापान में एक डिजीज हो गया था, जापानीज एंथ्रेफलाइज, ठीक है। ये डिजीज भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद फ्लाई ऐश, फॉस्फोरस, जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। अभी इंडिया में जो मेजर सॉलिड वेस्ट है वो कौन से फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश मतलब जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है, सीमेंट इंडस्ट्री जो होती है, सीमेंट इंडस्ट्रीज में से फ्लाई ऐश निकलता है। फ्लाई ऐश मतलब एक ऐसा हैवी पार्टिकल होता है, वो जो ब्लास्ट फर्नेस होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, वो उड़ के ऊपर चला जाता है। अभी फ्लाई ऐश जहां पे जाके सेटल हो जाता है वो चीज खराब हो जाती है। अगर वो प्लांट पे बैठा है तो प्लांट मर जाएगा, अगर एग्रीकल्चर लैंड पे तो एग्रीकल्चर लैंड वो थोड़ा खराब होने लगेगा, लैंड डिग्रेड होने लगेगा। अभी जो फ्लाई ऐश है, ये फ्लाई ऐश को गवर्नमेंट ने नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए कि फ्लाई ऐश को हम क्या कर सकते हैं, उठा के लेके आ सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं और वो वापस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें देखी, वाटर पोल्यूशन में। अभी नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन। अभी थर्मल पोल्यूशन मतलब थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर ऑकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स। अभी थर्मल पोल्यूशन मतलब क्या है, जो थर्मल प्लांट्स होते हैं वो हॉट वाटर जो होते हैं वो हॉट वाटर को रिवर्स में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर का टेम्परेचर तो चेंज हो जाता है पर इसके साथ बहुत सारे केमिकल्स भी उनके आ जाते हैं, जिससे मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है और पानी भी कंटामिनेट हो जाता है। What would be the effect on aquatic life? अभी इसका इफेक्ट क्या होगा aquatic life पे? Waste from the nuclear power plants, nuclear and weapon production facilities cause cancers, birth defects and miscarriages। अभी जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उसमें रेडियो एक्टिव मिनरल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट्स, जापान का केस पता होगा आपको, फुकुशिमा इंसिडेंट, फुकुशिमा इंसिडेंट। अभी रिसेंटली वो जो जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसने फुकुशिमा फुकुशिमा फिश खा के दिखाया था वर्ल्ड कम्युनिटी को कि जो फुकुशिमा जो वाटर है अभी उसमें हम जो न्यूक्लियर वेस्ट रिलीज कर रहे हैं वो खाने के लायक है, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फुकुशिमा जो इंसिडेंट उसमें क्या हो गया था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बर्स्ट हो गया था और उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो रिवर में जाने लग गया था। पर अभी उन्होंने वो क्या करके रखा है, अभी एक जगह पे उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा है, उसको ट्रीट करने के लिए यूएन ने उनको बोला है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल ये जो वाटर पोल्यूशन है उससे देखने को मिलता है। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। अभी जो सॉइल है और वाटर पोल्यूशन है क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सॉइल जो है, सॉइल से ही वाटर पोल्यूट हो सकता है क्योंकि जो एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज होते हैं वही वाटर के थ्रू वाटर बॉडीज में एंटर करते हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, थर्मल, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, पैकिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। अभी जो सॉइल पोल्यूशन है वो कैसे हो जाता है, जो प्लास्टिक होता है वो कभी डिकम्पोज नहीं होता, ऐसी चीजें अगर सॉइल में डाल दो तो कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो सॉइल में रह जाता है। जो फर्टिलाइजर, जो केमिकल्स है सॉइल में आ गए, सॉइल खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। रेन वाटर पर्कुलेट्स टू द सॉइल कैरिंग द पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कंटामिनेटेड। अभी ये सॉइल जो होता है, सॉइल से जो वाटर होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो पर्कुलेट करते हैं, नीचे चले जाते हैं और जो ग्राउंड वाटर होता है उसको भी क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन। अभी जो नॉइज पोल्यूशन जो होता है, नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप पागल भी हो सकते हो। नॉइज पोल्यूशन अगर आपने जरूरत से ज्यादा आवाज सुन लिया, जितनी आपकी एयर ड्रम्स की कैपेसिटी है, तो उससे आपको एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, आप मेंटल इलनेस हो सकते हैं, पागल हो जा सकते हो, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन इज नॉट ओनली द रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन आल्सो कॉज हियरिंग इंपेयरमेंट। मतलब आपको इरिटेशन नहीं, एंगर, गुस्सा भी आ सकता है और हियरिंग इंपेयरमेंट भी हो सकता है, आपकी सुनने की शक्ति जा सकती है। इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, इससे हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ने लग जाता है। अमंग अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, मतलब आप पागल भी हो जा सकते हो, ठीक है। अनवांटेड साउंड इज इरिटेंट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अभी जो नॉइज पोल्यूशन है किससे होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से होता है। आपके घर के पास अगर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको पता लग सकता है कि हर रोज कितना वो बुलडोजर का आवाज चल रहा होता है, वो मशीन्स का आवाज चल रहा होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है। फिर फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, अगर फैक्ट्री के पास आपका घर है तो फैक्ट्रीज कितना आवाज करती है, बड़े बड़े मशीन वहां पे होते हैं, जनरेटर्स का आवाज होता है और इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के अलग अलग आवाज होते हैं, ठीक है। तो ये आवाज का है, ये आवाज का फर्क पड़ता है, ये नॉइज पोल्यूशन यहाँ पे होता है। अभी नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है वो देखते हैं, कंसर्न्स क्या है। पहले तो हमने देख लिया कि पोल्यूशन क्या क्या होते हैं। अभी एनवायरमेंट के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब हम लोगों ने वाटर रिसोर्सेज के टॉपिक में देखा था, वाटर रिसोर्सेज में टॉपिक में क्या देखा था कि ओनली 0.3% ऑफ द वाटर इज फ्रेश वाटर, जो आज ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं, ये फ्रेश वाटर बस 0.3% है अर्थ पे।
अगर उसमें भी हम अगर 1 लीटर वेस्ट पानी कंटामिनेटेड वाटर या फ्रेश वाटर के साथ मिक्स कर दे तो 8 टाइम्स पानी क्या हो जाता है, पल्यूट हो जाता है, फ्रेश वाटर जो पहले ही बहुत ज्यादा कम है। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। तो अभी ये वाटर का जो वेस्ट है वो हम क्या कर सकते हैं, वो कम कर सकते हैं। वही पानी जो इंडस्ट्रीज यूज कर रही है उसको रिसाइकल कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। जो वाटर है, वाटर का हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो छत होती है, छत पे तुम पाइप्स लगा सकते हो, पानी एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हो, जो बारिश का पानी होता है। ट्रीटिंग हॉट वाटर इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन द रिवर्स एंड पॉन्ड्स। मतलब जो हॉट वाटर है, अगर वो इंडस्ट्रीज है वो पानी में अगर रिवर बॉडी में छोड़ रहे तो उसको पहले ट्रीट करना चाहिए। जो गर्म पानी उसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर में लाना चाहिए, तब उसको रिवर्स में क्या करना चाहिए, फ्लो करना चाहिए। ठीक है, अभी वाटर ट्रीट करने के 3 स्टेजेस दिए हुए। ठीक है, वाटर ट्रीट करने के 3 स्टेजेस है। पहला प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है और टर्शरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और टर्शरी स्टेज। अभी प्राइमरी स्टेज जो होता है ये मैकेनिकल मींस होता है, मतलब वहां पे पानी को पहले देखा जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है, जो भी सोल्यूबल आइटम्स है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसके पार्टिकल्स को ग्राइंड किया जाता है, पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फोलोगेशन मतलब क्या होता है, फोलोगेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ क्ले एग्रीगेट इनटू द क्लॉथ लाइक मासेस और प्रेसिपिटेशन इनटू द स्मॉल लम्प्स। मतलब जो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और सेडिमेंटेशन किया जाता है, पानी को फिल्टर किया जाता है। अभी सेकेंडरी में क्या किया जा रहा है, सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यहाँ पे सेकेंडरी में होते हैं, ठीक है, वाटर के ऊपर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। और टर्शरी मतलब क्या है, जो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस, दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। ये जो टर्शरी सेक्टर, टर्शरी जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पानी को 3rd स्टेज पे फिल्टर किया जा रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी, केमिकल्स प्रोसेसेस से भी और फिजिकल प्रोसेसेस से भी। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस में सेडिमेंटेशन वगैरह आ जाता है, ये सारी चीजें। तो पानी को अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। वेस्ट टू स्टॉप पोल्यूशन। अभी क्या क्या तरीके हैं जिससे हम जो पोल्यूशन है उसको क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर जो है उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा यूज करने की, उसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने की जरूरत नहीं है। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स। मतलब जो इंडस्ट्रीज में जो चिमनी होती है, जो स्मोक स्टैक्स होते हैं जिससे स्मोक बाहर निकलता है, उसमें तुम फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, फिल्टर लगाने से जो गैसेस है, हार्मफुल गैसेस है, वो वही उसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी के जो लेस हार्मफुल जो गैसेस है उसको एनवायरमेंट में छोड़ सकते हो। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल फैक्ट्रीज। मतलब जो कोल तुम फैक्ट्री में यूज कर रहे हो उसकी जगह पे गैस यूज कर सकते हो जो लेस पॉल्यूटिंग है। मशीन्स एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। जो भी मशीन्स आप यूज कर रहे हो फैक्ट्रीज में, उसमें नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए वो मशीन्स को आप साइलेंसर्स लगा सकते हो, जिससे आवाज कम हो जाएगी। मोस्ट ऑल मशीनरीज कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी। ऐसे मशीन्स का इन्वेंशन होना चाहिए, ऐसे मशीन्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके काम होना चाहिए जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़े। कम इलेक्ट्रिसिटी में वो उसने ज्यादा काम करना चाहिए, उसने नॉइज पोल्यूशन कम करना चाहिए। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल में भी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ एयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। अभी नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल आप यूज कर सकते हो फैक्ट्रीज में, ठीक है, एयर प्लग्स यूज कर सकते हो जिससे कि नॉइज पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है आपको ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अभी लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, ये चैप्टर में आपको एनटीपीसी का दिया हुआ है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अभी ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है ये आईएसओ सर्टिफाइड है। आईएसओ सर्टिफाइड मतलब इसके जो भी प्रैक्टिसेस है, ठीक है, इसके जो भी प्रैक्टिसेस है एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है। ठीक है, अभी एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। एनटीपीसी जो है ये पावर जनरेशन का काम करती है, ठीक है, पावर प्रोवाइड करती है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करती है। जो आईएसओ है उसको सर्टिफिकेशन किसमें मिला, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को। मतलब ये जो भी काम कर रहे हैं वो एनवायरमेंट फ्री काम हो रहा है। ठीक है, द कॉर्पोरेशन हैज अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट। मतलब उनका जो अप्रोच है वो एनवायरमेंट को प्रिजर्व करके, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके ये अपना काम करते हैं। ठीक है, अभी ये काम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, वो प्रिजर्व करके तो कर रहे हैं, रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेसेस वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स, दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रू। क्या क्या वेज में वो एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट उनके पास है वो उनको अपग्रेड किया जा रहा है, अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं जो एनर्जी को कम यूज करे, ठीक है, और ज्यादा चले। ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट वो यूज कर रहे हैं जिससे एनवायरमेंट को हार्म भी नहीं होना चाहिए। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेटेड बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन। अभी जो फ्लाई एश हमने देखा था वो क्या कर रहे हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, उसको भी यूटिलाइजेशन में लाते हैं। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। मतलब वो क्या कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स पर्पस कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट्स का बताया जा रहा है मतलब जहां पे इकोलॉजिकली डिस्टर्ब जो एरिया है, मतलब जहां पे अगर एनवायरमेंट के चेंजेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं,
एनवायरमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकते हैं, वो जगह पे वो क्या करते हैं, वहां पे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यूज करते हैं, अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब क्या, ईवी यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहां पे यूज किए जा रहे हैं। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अभी ये एनवायरमेंट का पोल्यूशन कैसे कम कर रहे हैं, इनके 3 मैनेजमेंट है, ठीक है, पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये सारी चीजें उनसे की जा रही है, जिससे जो एनवायरमेंट है वो प्रोटेक्ट होते जा रहे हैं। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल द पावर स्टेशन। अभी इनके जितने भी पावर स्टेशन है वहां पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कहाँ पे भी कुछ हो रहा है, उनके जितने भी पावर सेंटर्स है, कितने रिसोर्सेज वहां पे यूज हो रहे हैं, रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, वेस्टेज कितना हो रहा है, एनवायरमेंट को प्रॉब्लम कितना हो रहा है, हर जगह पे इंडिकेटर्स इन्होंने लगाए। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस टॉपिक। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।